आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं बता ही रहा था कि बड़ी खुशी हुई फिजिकली लोगों को देख के, क्योंकि सीए फाइनल के लोग तो फिजिकली गायब हो गए थे। और 3 साल पहले हमने जो है ना वो एक दोबारा से तजर्बा किया था, और वो तजर्बा 2 साल बाद किया था। यानी जब लोग बिल्कुल ही भाग गए थे कोविड के बाद से फिजिकल से, और उसके बाद जब फर्म वालों को पता लग गया था कि अब तो फिजिकल क्लासेस के अल्टरनेट ऑनलाइन मौजूद है, तो कॉलेजों ने बच्चों को ऑनलाइन आने पे ही पाबंदी लगा दी। और फिर बच्चे जो है वो फिजिकल आने पे पाबंदी लगा दी, और उनसे कहते थे जी आप ऑनलाइन ले लें आराम से। एक जमाना होता था जब शाम 5 बजे ना टेंशन पड़ जाती थी, ओहो क्लासेस लेने जाना है, और जो है ना लोग निकल के क्लासेस ले लेते थे। तो पोस्ट कोविड ये हुआ कि वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया 2020 से ऑनवर्ड। तो फिर ये हुआ कि बच्चे फिजिकली गायब हो गए। टीचर आते थे, 2-3 दिन क्लासेस करते थे, फिजिकल बच्चे होते थे, उसके बाद बच्चे गायब हो जाते थे, और फिर टीचर जो है वो क्लास में अदाकारी करके चला जाता था। तो बीच में इस तरह से भी कुछ वो हुआ, फिर सारे ही तकरीबन मायूस हो गए। तो अभी आप देखें तो किसी टीचर के 3 साल पुराने लेक्चर्स, किसी के 2.5 साल पुराने लेक्चर्स। असल में लेक्चर के लिए जो फिजिकल ऑडियंस चाहिए वो है नहीं, और फिर कैमरे के सामने अदाकारी करके जो है ना सीए फाइनल में काफी मुश्किल हो जाता है। बहरहाल टीचर्स वो कड़वा गुड़ भी भरते रहे। फिर हमने 3 साल पहले फिर से कोशिश की कि नहीं एक आखिरी फिजिकल क्लास करके देख लेते हैं। तो वो 3 साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ कि 67 बच्चे ऑनलाइन आए हुए थे ओरिएंटेशन में, और एक बच्चा फिजिकल आया हुआ था, जिससे हमें कंफर्म हो गया कि अब सीए फाइनल फिजिकल के जनाजा निकल चुका हुआ है, अब लोग नहीं आएंगे। फिर अचानक से आईकेप ने एक नई रे ऑफ होप दी। उसने कैफ वाले बच्चों को कैफ क्वालिफाई करने के बाद कहा कि अगर आप चाहें तो आप भी पढ़ाई कर सकते हैं, जिससे हमें लगा कि अब सीए फाइनल में दोबारा से वो लोग जो फिजिकल पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे वो दोबारा से जिंदा होंगे, वो आएंगे और क्लासेस लेना शुरू करेंगे। हम बड़े एक्साइटेड हो गए। फर्म वाले अभी भी उसी तरह से फंसे हुए थे, और फर्म वाले ले ही ऑनलाइन रहे थे। हमने क्लासेस का स्ट्रक्चर ऐसे रखा कि दिन के वक्त शाम, दोपहर से शाम के दरमियान की क्लासेस अनाउंस की। वो बच्चे पता नहीं कहाँ गायब हो गए जिनके लिए वो क्लासेस अनाउंस की, और फर्म वाले बच्चों ने हमें राब्ता करना शुरू कर दिया, जी हमने फिजिकल क्लास लेनी है, ये तो आपने दोपहर में रख दी। तो हमने कहा जालिम लोगों, जब रात में रखते हैं तो तुम लोग आते नहीं हो, तो दिन में कम से कम उन बच्चों के लिए रख लें जो दिन के वक्त शरीफ टाइम पे पढ़ने वाले लोग हैं। तो पता ये लगा कि जिनको हम टारगेट कर रहे होते हैं वो कुछ और सोच रहे होते हैं, और जो कुछ और सोच रहे होते हैं वो हमें कहते हैं। तो फिर बच्चों ने इतना ज्यादा हमें कहा कि जी टाइम टेबल चेंज करें। तो फिर इस तरह का एक वो किया कि इसको थोड़ा सा शाम के आवर्स में, उतना भयानक नहीं। पिछली दफा तो हमारा 3 साल पहले जब किया था तो रात 11-11 बजे तक टाइम टेबल जा रहा था। उसको थोड़ा सा ऐसा मुनासिब किया कि स्टार्टिंग टाइम 7 हो, 2 दिन 6 हो, लेकिन एक दिन 7 हो, 7 वाला जरा देर तक जाए, 6 वाले टाइम पे आप जो है वो अच्छे से फ्री हो जाएं। तो कॉर्पोरेट लॉ, सस्टेनेबिलिटी, इनकी क्लासेस इस तरह से स्ट्रक्चर की कि जो फर्म वाले लोग हैं उनको भी ज्यादा तकलीफ ना हो, और जो भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने की दोबारा से आदत डाल रहे हैं उनको भी मसला ना हो। तो बहरहाल मैं इतना एक्साइटेड नहीं था क्लास में आने से पहले जितना एक्साइटेड हो गया हूँ। जेन्युइनली टीम ने कहा सर क्या सोच रहे हैं, मैंने कहा एक से ऊपर आ जाए तो ओके है, क्योंकि जो आखिरी फिजिकल इंसान दिखा था क्लास में वो एक था। तो वो आप अगर देखेंगे ना कैफ के लेक्चर और C5 के लेक्चर, कैफ के लेक्चर में ना टीचर इधर कुछ लोगों को पढ़ा रहा है, या चलते हुए टीचर पढ़ा रहा है और उसकी वीडियो कैप्चर हो रही है, और C5 का टीचर सामने कैमरा रखा हुआ और उसके सामने तकरीर कर रहा है। तो साफ पता लग जाता है कि एक बगैर ऑडियंस की और एक ऑडियंस के साथ। ऊपर से आप लोग आ भी खतरनाक से पेपर में गए, बंदा किसी आसान पेपर में आता है, कॉर्पोरेट लॉ में आ गए। यकीन माने कमती लॉ में मैं ही था जो कहता था कि बड़ा आसान पेपर है, लाजमी उठाएं, और कॉर्पोरेट लॉ में मैं ही कह रहूंगा कि भाईजान किधर आ गए, कौन सा पेपर उठा बैठे। एक कैविएट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तो आपकी अटेम्प्ट 6 महीने में हो और आपने कॉर्पोरेट लॉ भी उठाया हुआ और उसके साथ 1-2 और पेपर भी उठाए हुए हैं, तो थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। हाँ, जिनके पास साल का टाइम है और वो कॉर्पोरेट लॉ उठा रहे हैं अलॉन्ग विद सम पेपर, ओके है। 6 महीने का टाइम है और खाली कॉर्पोरेट लॉ है, या साथ 2 गरीब में से एक सब्जेक्ट, सस्टेनेबिलिटी और टैक्स बेचारों के सिलेबस थोड़े से कम है, बाकियों के सिलेबस तो हैवी है। आई एज्यूम कि आप लोगों ने हमारी C5 काउंसलिंग वाली वीडियो देखी हो, उसमें मैंने सब्जेक्ट कम्बिनेशन और उसके ऊपर काफी लंबी चौड़ी बात की है। बल्कि उस दिन जो बच्चे आए हुए थे वो तो देर तक बैठे हुए थे, जा ही नहीं रहे थे, चाय भी पिला दी उन्हें, बड़ा कोशिश की, लेकिन वो एंड तक सवाल चल रहे थे, वो 3 घंटे तक सेशन चलता रहा।
तो पहली बात ये है कि आप लोगों ने एक दफा डिसीजन ले लिया होगा कि आप कॉर्पोरेट लॉ पढ़ना चाह रहे हैं। फिर भी मैं पहले दिन आपको ये जरूर बता दूं कि इस वक्त सीए का सबसे बड़ा पेपर यही है। तो अगर आपने साथी तौर पे सिलेक्ट कर लिया है तो मुझे वो वाले पैसे नहीं चाहिए जिसमें एक बच्चे के साथ धोखा हो और उसको 3 महीने बाद पता लगे कि ये तो मैंने बहुत बड़ा सब्जेक्ट उठा लिया। सिलेबस वाइज ये इस वक्त सबसे बड़ा पेपर है। केस स्टडी वाला पेपर भी इससे छोटा है। तो ये इस वक्त पूरे सीए का सबसे बड़ा पेपर है। आर यू रेडी फॉर द चैलेंज? ठीक है, एक एक करके आते हैं। कॉर्पोरेट लॉ गवर्नेंस ओरिएंटेशन, ये सर आतिफ आब्दी और ये जो है वो बुजुर्ग चार्टर्ड अकाउंटेंट की अलामत जो है। इसमें बेसिकली हमारा एजेंडा क्या है? आज हम इकट्ठे हुए हैं, पहला दिन है, और वो जो लोग नए नए मुसलमान होते हैं ना, तो उनको पहले दिन ही सारी नमाजें नहीं पढ़ाई जाती, रोजे भी थोड़े से रिलैक्स करवा देते हैं। इसको कहते हैं मौलफातुल कुलूब, जिनके दिल जोड़े गए हों। तो जो नए नए मुसलमान हुए होते हैं ना, उनको एकदम से सारी शरीयत नाफिज नहीं करते, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। अब आप लोग हैं मौलफातुल कुलूब, आप लोगों ने अभी नया सीए फाइनल में अब सोचा है कि अब हम जो है ना वो फिजिकल क्लासें लें। तो अगर आते साथ ही मैंने पहले दिन ही 2.5-3 घंटे आपको पढ़ा दिया तो आप तो अगले दिन गायब हो जाएंगे। तो इसलिए जो है आज हमारा ओरिजिनल टाइम तो 2.5 घंटे का है, लेकिन चूंकि आज हम ओरिएंटेशन और इस पूरे सब्जेक्ट को प्लान कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला आज हम ज्यादा तकलीफ में नहीं जाएंगे। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि 2 साल या 1 साल या 1.5 साल पढ़ने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1.5 या 2 घंटे बैठ के उस सब्जेक्ट को समझ लें कि सब्जेक्ट है क्या। जब सब्जेक्ट समझ आ जाता है तो फिर उसको पढ़ना भी आ जाता है। सीए फाइनल में लोग क्या करते हैं, बस जल्दी से सब्जेक्ट उठाए और पढ़ना शुरू कर देते हैं। 3-4 महीने बाद सोचते हैं कि अच्छा कर क्या रहा हूं। तो हमारा जो मेन मकसद होगा वो ये होगा कि इसमें इश्यूज क्या हैं ये आइडेंटिफाई करें। फिर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन क्या भला है, उसको किस तरह से लेके चलना है, किताबें कौन सी वाली हमें चूज करनी होंगी, सिलेबस आउटलाइन किस तरह का है, फिर कौन कौन सी चीजों को आपस में क्रॉस लिंक करना पड़ेगा। फिर अगर हम पूरे सिलेबस को एक सफे पे देखना चाहें तो वो देखने की कोशिश करेंगे। आज नई अप्रोच में कॉर्पोरेट लॉ को डील कैसे करना है और डिफरेंट टिप्स एंड टेक्निक्स, इसको हम स्टार्टर पैक भी कहते हैं और ओरिएंटेशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने ये सारी चीजें डिस्कस करनी है। एक एक करके चीजें डिस्कस करेंगे, बीच बीच में भी अगर आपके सवाल हुए तो वो भी लेते रहेंगे, और एंड पे भी एक दफा जो है वो प्रॉपर सवाल जवाब का सेशन होगा जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, परेशानी हो तो उसकी तरफ जाएंगे। तो यहां तक चीजें थोड़ी थोड़ी सी समझ आ रही हैं। आगे जाने से पहले इस पेपर की हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। ये सारे लोग जो भागते हुए नजर आ रहे हैं ना, ये लॉ के पेपर से भागे हैं। ये आखिरी बंदा बच गया जिसके हाथ में ये, बाकी सबके कागज गिर चुके हुए। तकरीबन 2018 से लॉ के साथ ये हो रहा है। लोग लॉ से भाग गए। हुआ क्या, आईकैप जो है वो मुख्तलिफ तजर्बे तो करता रहता है। 2013 में एक स्कीम लेके आए जो 2016 के बाद इंप्लीमेंट हुई। उसमें इन्होंने फिर कुछ कॉन्सेप्ट दिया, कुछ केस स्टडी टाइप के पेपर्स का, कुछ इस तरह के पेपर्स जो कि मिक्स तरीके से चले। फिर थोड़ा सा आगे गए तो आहिस्ता आहिस्ता सब्जेक्ट्स पे तजर्बे करते करते आईकैप ने जो है वो एक तजर्बा लॉ के ऊपर भी किया कि उसका पेपर ओपन बुक एग्जाम कर दिया। अब आज से तकरीबन साल पहले तक या 6 महीने पहले तक जब MSA 1 और 2 जिंदा हुआ करते थे तो आईकैप के 6 पेपर होते थे सीफैप के, जिनमें से 2 पेपर पास करने पे MSA 1 खुल जाता था। वो पेपर था रिपोर्टिंग और ऑडिट। रिपोर्टिंग और ऑडिट दोनों पास करने के बाद आप MSA 1 दे सकते थे। फिर 2 पेपर पास करने पे MSA 2 खुल जाता था, BFD और SPM। तो होता यह था कि बच्चे अपने कॉम्बिनेशन उस तरह से बनाते थे कि उनके ज्यादा से ज्यादा पेपर ओपन हो जाए, और अगर रिपोर्टिंग और ऑडिट पास कर लिया तो फिर वो पहली कोशिश करते थे कि उनका MSA 1 पास हो जाए। तो हुआ ये कि एक तो कॉर्पोरेट लॉ पास करने की कोई वो नहीं रही, अट्रैक्शन नहीं बची। कॉर्पोरेट लॉ पास करने से भी आपको कोई खास फायदा नहीं हो, मतलब कॉर्पोरेट लॉ पास करने के बाद भी MSA 1, 2 तो अभी भी लॉक पड़े हुए हैं। तो टैक्स और कॉर्पोरेट लॉ पास होने पे आपका कोई पेपर अनलॉक नहीं होता था, जबकि बाकी 4 ऐसे पेपर्स थे जिनके पास होने से कहीं ना कहीं आप प्रोग्रेस कर रहे होते थे अनलॉक करने में। तो वो कहते हैं ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी। तो एक तो पहले ही MSA वाला मसला, ऊपर से आईकैप ने सोचा कि इस पेपर में तजर्बे करते हैं।
ये पेपर होता था पहले क्लोज बुक एग्जाम, यानी एक बहुत सारे लॉज आपके सिलेबस में होते थे, बच्चे किताबें उठाते थे, रट्टा मारते थे, पेपर देने जाते थे, आधे से ज्यादा पेपर रट्टा होता था, थोड़ा सा लॉजिकल होता था। आईकेएप ने सोचा बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, रट्टा लगाना पड़ रहा है, उन्होंने इस पेपर में से रट्टा खत्म करने के लिए ये पेपर ओपन बुक कर दिया और कह दिया कि पेपर में आप जितने भी इसके बेयर लॉज है आप पेपर में फिजिकली लेके आ सकते हैं। उस वक्त 34 लॉज होते थे, तो बच्चों को ये अलाउड था कि वो हर लॉ की किताब उठा के साथ लेके आ सकते हैं। तो फिर कुछ पब्लिशर्स ने क्या किया, सारे लॉ इकट्ठे करके 2-3 मोटी मोटी सी किताबें बना दी, बच्चे पेपर में मोटी किताब लेके आते थे और सवाल देख के वो सोच रहे होते थे कि अब मैंने करना है क्या। तो लोग रट्टे से तो हटे और आईकेएप ने पेपर बहुत लॉजिकल बनाना शुरू कर दिया। इतना लॉजिकल पेपर के पेपर वाले दिन ना हम जो पेपर पढ़ाने वाले ना वो पेपर देखते थे और सोचते थे है तो बड़ा मजे का, पता नहीं बच्चे को आईकेएप ने 6 घंटे दिए इसको सॉल्व करने की या 7 घंटे। जो प्रैक्टिकल लाइफ की सिचुएशन होती हैं कि एक फलाना कंपनी है वो इस पेचीदा सिचुएशन में वो शेयर्स भी इशू करना चाह रही है लेकिन उसके साथ ये मसला वो मसला वो मसला, बताओ ये वाली कंपनी क्या करे अवेलेबल लॉस की रोशनी में। अब एक बच्चे ने पेपर में बैठ के 5 लॉस सोचने और रटा तो से मारा हुआ नहीं, फिर उन 5 लॉस को जाके बेयर लॉ में ट्रैक करना है, फिर उनके मुताबिक एक खूबसूरत सा वो प्रोफेशनल जवाब लिखना है जो आईकेएप को पसंद आ जाए। एमएसए 1-2 भी नहीं पास होता था इससे, और आईकेएप ने भी जब ऐसा करना शुरू कर दिया तो लोग लॉ से भाग गए। 3 ऐसी अटेम्प्ट्स हुई हैं जिसमें लाहौर सेंटर में 200 से ऊपर बच्चा क्लियर नहीं हुआ। आईकेएप ने पेपर का बिल्कुल सत्यानाश फेर दिया था। अब आप जब फर्म में हैं और फर्म में आप किसी सीनियर से पूछेंगे जी मैंने लॉ पढ़ना है, वो कहेगा लॉ, दिमाग खराब हो गया, लॉ शुरू में थोड़ी पढ़ता है कोई, लॉ तो सबसे एंड पे पढ़ना होता है। तो तकरीबन 2018-19 से लेके 2023 तक, 23 बल्कि 24 के मिड तक लोगों ने लॉ देना छोड़ दिया था। पाकिस्तान भर में कितना बच्चा पास हो रहा है जी? 100 बच्चा पूरे पाकिस्तान में पास हुआ। एक आधा टाइम में तो 60-70 बच्चा भी पास हुआ पूरे पाकिस्तान में। लोगों ने इसे छोड़ दिया था। अब हुआ ये कि जिन्होंने छोड़ा हुआ था उनकी भी बस हो गई, उनके बाकी पेपर पास हो गए। अब टाइम आ गया कि वो लॉ उठाए, तो ऐसे में लॉ के टीचर्स भी ना मायूस हो के करके छोड़ते चले गए कि बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे। और सीए फाइनल में तो नोटू होते ही नहीं। सीए फाइनल कैफ में वॉल्यूम ज्यादा होता है, ज्यादा आवाम होती है, ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। तो जब ज्यादा आवाम एडमिशन लेती है तो कुछ ना कुछ दाल दलिया चल जाता है। सीए फाइनल के लिए टीचर को अपना शाम रात का टाइम भी बर्बाद करना पड़ेगा, अलग से रिसर्च भी करनी पड़ेगी, उन बच्चों के लिए बड़े हैवी लेवल पे काम भी करना पड़ेगा और फिर उसमें उतने ज्यादा पैसे भी नहीं होते। तो आहिस्ता 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 सीए फाइनल से टीचर्स निकलना शुरू हो गए। तो अगर आप अभी भी देखें तो आप इस्लामाबाद में देखेंगे मुश्किल से एक आध कॉलेज सीए फाइनल होकर आ रहा है। आप लाहौर में देखेंगे तो पूरी फैकल्टी मुश्किल से एक आध कॉलेज के पास है। पूरे वो कॉलेज जो कैफ में काफी ज्यादा मशहूर होते हैं, फाइनल में आते हैं तो पता लगता है जी इस कॉलेज में ये एक टीचर ये एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, इस कॉलेज में ये एक टीचर वो एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो फाइनल के अंदर ये काफी ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। तो हुआ ये कि लॉ से सारे भागना शुरू हो गए। तो ऐसे में तकरीबन एक टाइम पे मैंने भी रिटायरमेंट का प्लान ले लिया कॉर्पोरेट लॉ से। मैंने कहा जी मैंने अब नहीं पढ़ाना। 2 महीने बाद आईकेएप का सिलेबस चेंज हुआ और बच्चों की ईमेल आना शुरू हो गई, सर वो किताब। मैंने कहा मैंने तो पढ़ाना छोड़ दिया। उन्होंने कहा सर पढ़ाना छोड़ दिया, किताब तो दें। आईकेएप ने इस सब्जेक्ट की किताब दी ही नहीं। कॉर्पोरेट लॉ की आईकेएप की कोई किताब नहीं है। अब जब आईकेएप की कोई किताब नहीं थी तो मेरी किताब पे काफी अरसे से लोग ट्रस्ट कर रहे थे। तो फिर मुझे ये लगा कि मैं टीचिंग फिलहाल छोड़ दूं लेकिन किताब बनाने वाला काम जारी रखूं। यानी तकरीबन बिटवीन दोज ईयर्स पर ईयर या पर सेशन ऑन एवरेज 2000 से 3000 कॉपियां किताब की जाती थी जब लोग पेपर दे रहे होते थे। फिर लोगों ने वो छोड़ना शुरू कर दिया, हमने किताब सॉफ्ट में भी देनी शुरू कर दी। तो अब जब ये जिम्मेदारी समझ आई कि ये सब्जेक्ट जब तक जिंदा है और मैं जब तक थोड़ा सा अदबी माहौल रखता हूँ, थोड़ा सा लिखारी मेरे अंदर मौजूद है, तो मैंने इसकी किताब लिखने से तो बाज आना नहीं। और सबसे ज्यादा दिक्कत होती ही अपने आप को अपडेट करने की है कि आप अपडेट करके नई किताब पे काम करते हैं। जब काम कर लिया तो क्लास में आके थोड़ी सी बातें करने में क्या फर्क पड़ता है।
तो मैं अपने तौर पे अकेला ही इसके साथ लगा रहा। तो अब मुश्किल से पाकिस्तान भर में 2 या 3 लोग ऐसे रह गए हैं जो कॉर्पोरेट लॉ प्रॉपर पढ़ा रहे हैं। मुझे एक एज ये है कि मैं इसकी सोर्स बुक का ऑथर हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, पिछले तकरीबन 15 साल से मेरी किताब सोर्स बुक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। तो इससे काफ़ी एज मिल जाता है कि एक टाइम था कि तकरीबन हर सेशन में जो मेरिट सर्टिफिकेट आता था वो सारे मेरी किताब के स्टूडेंट होते थे। तो उस वजह से फिर मैंने सोचा कि मैंने इस पेपर का एंड तक साथ देना है। हाँ, जब मैं बिल्कुल रिटायर हो जाऊं तो फिर मैं इसको भी छोड़ दूं, लेकिन जब तक हिम्मत है, हौसला है, कुछ ना कुछ इस पेपर पे कोशिश करते रहेंगे। तो पता नहीं आप लोगों को कैफ में आइडिया है या नहीं, मेरी वजह शोहरत ये पेपर है अल्हम्दुलिल्लाह। कॉर्पोरेट लॉ इज दैट पेपर जो मेरी पहचान बना है, जिसकी मेरी किताब की वजह से मतलब थ्रू आउट सीए कम्युनिटी में अगर मैं बड़े अच्छे अल्फाज में जाना जाता हूँ तो इस पेपर की वजह से। मुझे याद है आईकेप की एक दफा एजीएम हुई थी, 2017 का कंपनीज एक्ट आया था। तो 2017 का जब कंपनीज एक्ट आया तो वहां पे आईकेप की एजीएम में सारे लोग ये कह रहे थे कि भाई क्या हो रहा है, चेंजेस आ रही हैं, मेंबर्स अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे। एक साहब ने मेरी किताब उठा के वहां पे शो की, उन्होंने कहा इस वक्त 10,000 से ज्यादा मेंबर्स में से सिर्फ एक बंदे ने कॉर्पोरेट लॉ पे काम किया। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मतलब आई एम प्रिविलेज कि इस सब्जेक्ट के साथ मेरी रिसर्च काउंट की जाती है या इस सब्जेक्ट के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है। तो इस सब्जेक्ट में लोग आते जाते रहते हैं, कुछ अरसे पढ़ाते हैं फिर गायब हो जाते हैं। तो कलेक्टिवली मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एट एनी गिवन टाइम सिर्फ एक टीचर को छोड़ के बाकी किसी से भी 10-12 साल ज्यादा है। कराची के एक टीचर मेरे से भी जरा ज्यादा एज के हैं और वो अभी भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत लॉ पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज ये है कि मैं इस वक्त इत्तफाकन सबसे पुराना टीचर हो चुका हूँ। वो नहीं होता वो फिल्म में वो जो सारे लोग खड़े हुए होते हैं, कहते हैं हाँ भाई जो बहादुर है वो आगे आ जाए। तो क्या होता है, बाकी सारे पीछे हट जाते हैं, एक बंदा बेचारा आगे, तो ऐसा लगता है कि वो आगे आ गया। तो ऐसा नहीं है कि मैं शायद कोई 400 साल का हूं, लेकिन मैं अकेला रह गया, बाकी सारे भाग गए। तो अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पे तकरीबन द टीचर विद मोस्ट एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट लॉ वो आपके सामने है, और मेरी एज अभी 40 हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं को 55-60 साल का हूं तो इस वजह से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो अल्लाह का शुक्र है आज 18 साल हो चुके हुए हैं, बल्कि नहीं, जनवरी आ गया 19वां साल इस पेपर के साथ। तो ये जो परेशानी है ना, जब लोग एक चीज से भाग रहे होते हैं ना तो गैप आ जाता है। मैं एग्जांपल दूंगा, स्कैन्स और एसीसीए। सारे कॉलेजेस ने एक टाइम पे एसीसीए छोड़ दिया कि एसीसीए पढ़ाने का फायदा कोई नहीं, बच्चे तो उधर आते नहीं है, बड़ी महंगी क्वालिफिकेशन है। जब सारे छोड़ रहे थे तो अकेले स्कैन ने कहा हम पढ़ाते रहेंगे। तो हुआ ये कि एसीसीए पे जो मर्जी ऊपर नीचे टाइम चलता रहा, वो पढ़ाते रहे। तो आज वो पाकिस्तान के नंबर 1 कॉलेज है। यानी पाकिस्तान भर का 90% से ज्यादा बच्चा अगर किसी कॉलेज से पढ़ता है तो वो स्कैन्स है, एसीसीए। तो होता ये है कि जब सारे भाग रहे होते हैं तो जो टिक जाता है उसके मजे लग जाते हैं। तो बीच में 2 साल में लोगों को धक्के मार मार के कहा कि यार तुम एग्जाम हॉल तक चले जाओ, तुम थोड़ी सी हिम्मत कर लो, आईकेप तुम्हें पास कर देगा। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक अटेम्प्ट का रिजल्ट है और आईकेप के 2 बच्चे पास हुए। तो जब लोग भाग रहे होते हैं सब्जेक्ट से तो वहां एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है। सेम इस टाइम पे सीए फाइनल में भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। सीए फाइनल में जाने वाला बंदा भाग के एसीसीए में जा रहा है, पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, सीए छोड़ रहा है, जिंदगी से मायूस है, निज़ाम से मायूस है, तकरीरें करता हुआ पकड़ा जाता है, किसी दिन फिर जेल चला जाता है। इनकलाबी लोग भी तो होते हैं ना बीच में। तो उन सब के बाद ना थोड़े से बच्चे बच जाते हैं जो इंतहाई सीरियस होकर पेपर दे रहे होते हैं आईकेप का, और आईकेप ने दरवाजा खोला हुआ है, वो उसने बस भरनी है, इधर सवारियां पूरी नहीं हो रही, 500 बच्चा क्वालिफाई हो रहा है, और देने वाले तारीखी तौर पे कम हो चुके हैं। क्योंकि फर्म में जाते साथ ही आपको कुछ एम्बेसडर हमला करेंगे और वो कहेंगे सीए कर रहे हो, अभी भी सीए कर रहे हो, क्या रखा है सीए में, एसीसीए करो, ग्लोबल रिकग्निशन। तो आप पूछते हैं भाई सीए की ग्लोबल रिकग्निशन नहीं है, वो कहते हैं है तो सही लेकिन ये होता नहीं। आप कहते हैं हाँ ये बात तो बड़ी पते की है कि जो होता है कम से कम वो कर ले, जो नहीं होता। तो इस दौरान मैं इतने सारे लोगों को ये कहता रहा कि यार तुम लोग सिर्फ हिम्मत करके सीए फाइनल के पेपर दे दो। और मजे की बात है, जिन्होंने पेपर दिए वो कैफ में बस माठे से बच्चे होते थे और सी फैप में ठकाठक पेपर पास होने शुरू हो गए।
पिछले 2-3 साल में बड़े अरसे बाद हमने ये सीन देखा है कि लोग आर्टिकल्स में रहते हुए क्वालिफाई हो रहे हैं। ये सीन खत्म हो चुका हुआ था। एक टाइम था आर्टिकल्स पूरे गुजारने के बाद मुश्किल से एक आध पेपर पास होता था लोगों का। इसमें कोई शक नहीं है कि ये पेपर मुश्किल है, ये पेपर लेंथी है, लेकिन जब लोग इससे भागे हुए होते हैं और इसकी सही तैयारी करके नहीं आते, तो जो तैयार करके जाते हैं उनका चांस ऑफ सक्सेस बहुत बेहतर हो जाता है। आईकैप के सिलेबस की लेंथ भी बहुत ज्यादा है और पेपर की टेक्निकलिटी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लोग जो कंसिस्टेंटली क्लास लेके समझ रहे होते हैं साथ साथ, उनके लिए पेपर मुश्किल नहीं है। तो क्या मेरे सामने जो लोग मौजूद है, मैं ये अजम्पशन ले लूं कि वो कंसिस्टेंट रहेंगे? क्या ये जोश ऐसे ही कायम रहेगा? क्या मुझे कम से कम इतने लोग हर दिन नजर आ रहे होंगे? इंशाल्लाह ताला। यकीन माने मैं बड़े अरसे बाद सीए फाइनल की क्लास को देख के मोटिवेट हुआ हूँ, और सब्जेक्ट भी मेरे अपना स्ट्रेंथ वाला, तो मजा आएगा। बस आप लोगों ने पढ़ना शुरू करना है, इंशाल्लाह ताला मजा आएगा। थोड़ा सा कहानी को आगे लेके चलते हैं। अगर ये पेपर ऐसा है तो फिर माई सेल्फ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या मैं कर सकता हूं? दो चीजें होती हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पे काम किया जाता है। और सब्जेक्ट किसे कहते हैं? ठीक है, ये एक दरवाजा है। ये दरवाजा खोल के बाहर निकलने में दो तरह की दिक्कतें हो सकती हैं। या तो दरवाजा बहुत भारी है, या खोलने वाला कोशिश नहीं कर रहा। अगर दरवाजा भारी है और खोलने वाला ज्यादा कोशिश करेगा, तो दरवाजा खोल के बाहर चला जाएगा। और दरवाजा अगर लाइट वेट है और आपने कोशिश ही नहीं की, तो कभी भी नहीं खुलेगा। तो इंटरेस्टिंगली सीए में ऑब्जेक्ट से ज्यादा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे सब्जेक्ट हमेशा, जितने भी आपके सीए के करिकुलम में आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं, ये जितने भी हैं, ये हमेशा एक मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी रखते हैं। ये डिपेंड करता है यूजर पे। कैफ में आपने एक सब्जेक्ट को जब तक अजियत समझा, वो नहीं पास हुआ, और जब आपने सोचा कि मुझे आता है और मैं करूंगा, वो हो भी गया। सब्जेक्ट पहले भी उतना ही डिफिकल्ट था, बाद में भी उतना डिफिकल्ट, जब आपने इरादा किया तो हो गया। तो पहली बात ये कि मैंने भी आपको बताया कि ये ऑब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ नाम का जो पेपर है, ये भारी पेपर है। अगर ये भारी पेपर है तो मैं कितना तैयार हूं? मैं इसीलिए आपको कॉमनली बता रहा हूं कि जिस बच्चे के पास टाइम ज्यादा नहीं है, आइडियली उसे ये नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ये भारी है, इसको थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। और अगर आपके पास 6 महीने और आपने इसके अलावा भी 1-2 सब्जेक्ट उठाए हुए हैं, तो शायद ये इसके साथ इंसाफ नहीं हो सकेगा। हाँ, साल है तो इंसाफ हो सकता है, और 6 महीने और ये अकेला है, या ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्शन ये कि इसके साथ 2 छोटों में से कोई एक पेपर, सस्टेनेबिलिटी या टैक्स। ये कैफ वाले 6 महीने नहीं है, सीफेफ वाले 6 महीने है। आप में से कुछ आर्टिकल्स के साथ कर रहे होंगे और कुछ बगैर आर्टिकल्स के कर रहे होंगे। मुझे एक दफा समझना बड़ा जरूरी है कि आप में से कितने ऐसे हैं जो फर्म से हैं और कितने ऐसे हैं जो स्टडी वाली ऑप्शन जिन्होंने पहले चूज की है। फर्म वाले कितने हैं? ठीक है, और जिन्होंने स्टडी वाली ऑप्शन चूज की है, तो तकरीबन आधा। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों तरह की ऑडियंस मौजूद है, वो जिनके पास 24 घंटे पढ़ने के लिए, और वो जो फर्म की रूटीन के साथ साथ पढ़ेंगे। सीफेप काउंसलिंग वाली चीज फर्म वालों को जरूर देखने की जरूरत है, कि वहां पे फिर मैंने आइडियल टाइम जोन्स बताए हैं कि फर्म वाले किस तरह से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। और जो फुल टाइम स्टडी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी कि ये जो मैंने कहा कि कॉर्पोरेट लॉ अगर कम टाइम है तो फिर मुश्किल हो जाता है। जो 24 घंटे के स्टूडेंट है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि मैं तो 6 महीने पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैं कॉर्पोरेट लॉ भी उठा लूं, रिपोर्टिंग भी उठा लूं, ऑडिट भी उठा लूं, तो ऐसा नहीं करना। जुल्म नहीं करनी। आपके पीछे पुलिस तो नहीं ना पड़ी भी। बहुत जल्दी जल्दी आई कि अपना 2 साल का है, साल के अंदर 4 पेपर पास कर लें तो भी बुराई तो नहीं है। तो इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए कि देर हो जाए। तो 2 पेपर्स फॉर जून अटेम्प्ट एक बहुत प्यारा टारगेट है, बहुत मुनासिब टारगेट है। फिर आगे 3-3 महीने की अटेम्प्ट होगी, एक पेपर दिया जा सकता है। लेकिन जब आप अपने आप को ओवरलोड करेंगे ना, तो फिर दिल खराब हो जाएगा। फिर क्या होगा, क्योंकि आप आर्टिकल्स की तरफ तो गए हुए नहीं है। जब आर्टिकल्स की तरफ नहीं गए हुए, तो फिर हिम्मत भी नहीं बनेगी पेपर देने की, पेपर पास करने की। तो इसलिए अपना टारगेट मुनासिब रखिएगा। वो जो 24 घंटे वाले स्टूडेंट हैं, मैं रिकमेंड करूंगा कि अपना टारगेट मुनासिब रखिएगा, ताकि आप सही से आगे चल सकें। जेनेरिक बहुत सारी बातें होंगी जो हमने काउंसलिंग में की थी, लेकिन अगर आप तैयार हैं तो फिर ये पेपर पास हो जाएगा।
ये पेपर हमने एक टाइम पे 10 दिन के क्रैश कोर्सेज में भी किया हुआ है। मैं तकरीबन 10-11 साल तक हर 6 महीने, हर 3-4 महीने बाद इस्लामाबाद जाता था और वहाँ क्रैश कोर्स कराते थे हम। वहाँ के स्टूडेंट्स के पास कॉर्पोरेट लॉ का टीचर नहीं था, तो मैं वहाँ जाता था और ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं होती थी। मैं वहाँ जाता था, मैं वहाँ 10 दिन का सेशन करता था, 3 आवर्स अ डे, और वो बच्चे उन 10 दिनों में पूरा लॉ पढ़ते थे और उसके बाद 1.5 महीने की तैयारी करके पेपर देते थे और 70-60% पास रेट था वहां पे। तो सब्जेक्ट करने वालों ने महीने में भी किया, लेकिन वो जमाना और था, डिस्ट्रैक्शंस बड़ी कम थी और लोग फोकस थोड़े ज्यादा थे। अब डिस्ट्रैक्शंस बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पे एआई वाले एरा में तो बहुत मुश्किल हो गया है। तो करने वाले अभी भी शायद 2 महीने के अंदर लॉ पूरा तैयार करके दे सकते हैं पेपर। लेकिन अगर मैं रियलिटी को देखूं, आपके जो बाकी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, आपकी जो रूटीन चल रही है, आपका जो पैटर्न है पढ़ने का, उस हवाले से सजेशन ये है कि 24 घंटे पढ़ने वालों ने अगर कॉर्पोरेट लॉ उठाया हुआ है तो फिर 2 पेपर इज अ मैक्सिमम लोड, जो कि जून के लिए होना चाहिए। अगर कॉर्पोरेट लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ रिपोर्टिंग की 2 भारी पेपर्स हैं। और अगेन अगर आप तैयार हैं तो हो सकता है एक बंदा 6 महीने में 4 पेपर देके भी पास कर ले, वो एक्सेप्शन है। मैं एक्सेप्शन की नहीं, मैं जनरल 80-90% स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कॉर्पोरेट लॉज में मेन इश्यूज क्या है, वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये पेपर पास नहीं होता। मिस्टर कंप्यूटर से पूछते हैं, ये भाई सब बहुत परेशान बैठे हुए, कुछ कॉमन इश्यूज की वजह से। सबसे बड़ा इशू लेंथ ऑफ द सिलेबस। सिलेबस काफी बड़ा है। ये तो सब बताते हैं सिलेबस काफी बड़ा है, लेकिन ये नहीं बताते कि सिलेबस के आधे से कम चैप्टर्स करने से 70% तैयार हो जाता है। तो सिलेबस देखेंगे तो थोड़ा सा हमें गेम समझ आएगी। क्रॉस लिंकिंग बहुत बड़ा इशू है। आज की डेट में आईकैप ने कुछ लॉज डिलीट किए हैं, कुछ प्लस माइनस किए हैं। 31 लॉज हैं जिनमें से ये पेपर बनता है। 31 लॉज में से एक पेपर का नाम है कंपनीज एक्ट, एक लॉ का नाम है कंपनीज एक्ट 2017, जिसमें 550 सेक्शंस हैं, जिसके सिर्फ 70 सेक्शंस आपके कैफ लेवल पे थे। वो जो कैफ में आपने कंपनी लॉ पढ़ा था ना, वो 70 सेक्शंस थे आउट ऑफ 550 कंपनीज एक्ट। ये कंपनीज एक्ट के अलावा 30 और लॉज सीएफएन के सिलेबस में। डराने के लिए तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कंपनीज एक्ट वैसे ही सबसे बड़ा वाला लॉ है। कुछ लॉ बेचारे 2, 2.5, 3 सफे वाले भी हैं, तो थोड़ा सा उसको भी मैप पे समझेंगे। क्रॉस लिंकिंग बड़ी जरूरी है कि शेयर कैपिटल की बात कंपनीज एक्ट ने तो की है, लेकिन कोई रेगुलेशन, कोई और रूल्स होगा, उनको जोड़ के देखेंगे तो फिर वो पूरी समस्या क्लियर होगी कि इस चीज को कैसे करना है, इस चीज को कैसे करना है। ओपन बुक पॉलिसी। ओपन बुक क्या एक फ्रॉड है, ये ओपन बुक वाकई हेल्प करता है, ये समझना होगा। और हम थ्रू आउट लेक्चर्स में भी इस पे बात कर रहे होंगे कि अब ओपन बुक से हमने क्या हेल्प लेनी है और ओपन बुक के आने के बाद हमने किस जगह सुस्ती नहीं दिखानी। लीगल लैंग्वेज कंफ्यूजन, मैं इसको कहता हूं लीगल लैंग्वेज फोबिया। लोग क्या करते हैं, पेपर में ओपन बियर लॉ खुलता है, बियर लॉ देखते हैं तो उसमें नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजन। तो वो देख के थोड़ा सा परेशान होके लोगों को लगता है कि नहीं, लॉ की लैंग्वेज लिखेंगे तो मजा आएगा। आईकैप को लॉ की लैंग्वेज नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। वो कसमें खा खा के कहते हैं मुझे नहीं चाहिए। वो अक्सर एग्जामिनर कमेंट में कहता है कि बच्चे लॉ की पेचीदा लैंग्वेज लिखने के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो एक बहुत बड़ी मिथ है कि नहीं जी, लॉ में जब तक हम टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखेंगे लॉ वाली तब तक पास नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, बड़ी सिंपल प्लेन इंग्लिश लिखने वाले बड़े आराम से पास हो जाते हैं। देन बेसिक मैप, पूरे सिलेबस का नक्शा बड़ा जरूरी है, क्योंकि सिलेबस में इतने सारे लॉज हैं कि आप बिल्कुल लॉस्ट हो जाते हैं कि मैं कहाँ हूं, क्या चल रहा है यहाँ। तो वो ना गजनी की तरह जगह जगह लिखना पड़ेगा, ताकि आप हर 15 मिनट बाद देखिए अच्छा ये 5-6 चीजें, ये है सिलेबस, वरना बंदा गुम हो जाता है। तो ये 5 मेन दुश्मन है लॉ के। लेंथ ऑफ सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्रॉस लिंकिंग करना मुश्किल होता है, ओपन बुक पॉलिसी नहीं समझ आती, लीगल लैंग्वेज में फंसे रहते हैं, और बेसिक मैप नहीं बन पा रहा होता। इन सारी चीजों को एक एक करके हम समझेंगे। शुरू में कुछ चीजें अभी हम कवर करेंगे जब हम सिलेबस को देख लेंगे, और कुछ चीजें थोड़ी सी आगे जाके समझ आएंगी। यहां तक ओवरऑल प्रॉब्लम समझ आ रहे हैं? कहेंगे सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बता रहे हैं, किताब कौन सी यूज की जाए। अब जब इतना सब कुछ पढ़ने को है तो क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। यहां पे ना किताब की जब बात आती है तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं।
एक कॉन्सेप्ट ऑफ बेयर लॉ और एक कॉन्सेप्ट ऑफ रेफरेंस बुक। बेयर लॉ में क्या होगा? बेयर लॉ में इस तरह से मोटी सी किताबें हैं जो कि पुराने जमाने में फिजिकल में होती थी। आप चूंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दे रहे होंगे तो आप ऑनलाइन में इसको एक्सेस कर सकेंगे। ज्यादातर पब्लिशर ऑफ बेयर लॉ अपने बेयर लॉ का ऑनलाइन वर्जन भी देते हैं, नहीं तो हमारे पास एक दो पब्लिशर्स की किताब का ऑनलाइन वर्जन मौजूद होता है जो उनकी इजाजत से हमने लिया हुआ है, वो हम आपसे शेयर कर देते हैं। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स बुक कि एक बेयर लॉ की किताब होगी जिसमें लॉज दिए हुए होंगे लेकिन तरतीब से नहीं दिए हुए होंगे। कंपनीज एक्ट शुरू हुआ तो कंपनीज एक्ट ही चले जा रहा है। अब कंपनीज एक्ट ने डिविडेंड की बात की और फिर 5-6 लॉस के बाद डिविडेंड की रेगुलेशन ने डिविडेंड की बात की, तो ये बेयर लॉ क्या करेगा? कंपनीज एक्ट में उसके सेक्शन दिखाएगा और डिविडेंड की रेगुलेशंस अलग से दिखाएगा। तो फिर यहाँ एक नीड राइज होती है एक रेफरेंस बुक की। रेफरेंस बुक क्या करती है? टॉपिकल सीक्वेंस में चीजों को लेके चलती है। यानी हम ये नहीं करते कि हाँ भाई पहले हम कंपनीज एक्ट खत्म करेंगे, फिर हम फलाना लॉ खत्म करेंगे, फिर हम फलाना लॉ खत्म करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक चैप्टर उठाया जिसमें हमने कहा हम डिविडेंड और इन्वेस्टमेंट पे बात करेंगे, तो डिविडेंड से रिलेटेड जो कंपनीज एक्ट में लिखा था, जो रेगुलेशन में लिखा था, जो रूल में लिखा था, एक जगह पढ़ लिया। इन्वेस्टमेंट उठाई तो उस तरह से वो कर लिया। तो जो रेफरेंस बुक है यानी कि जो टीचर वाली किताब है वो क्या करती है? वो उस सारे सिलेबस को टॉपिकल सीक्वेंस में लेके आती है। ये टॉपिकल सीक्वेंस इतना मजेदार होता है कि कॉर्पोरेट लॉ में मैंने आपको बताया आईकेप की किताब नहीं है, आईकेप ने इसका क्वेश्चन बैंक दिया है, प्रैक्टिस सवाल दिए हैं। ये टॉपिकल मैपिंग आईकेप को इतनी अच्छी लगी कि उसने मेरी किताब के चैप्टर्स उठाए और उन चैप्टर्स के हिसाब से क्वेश्चन बैंक बना दिया। यानी उनको लगा कि ये एक आइडियल फॉर्मेट है कि हाँ भाई हम इस तरह से टॉपिकली चलें और टॉपिकली हम चीजों को लेके चलें। अब इस वक्त नई स्कीम भी आई हुई है, नया सिलेबस है। मैं अपनी किताब में जो है वो एक चैप्टर एक खास जगह पे ऐड कर चुका हूँ ये देखने के लिए कि वो उस चैप्टर को उसी जगह ऐड करते या नहीं करते। अगर उन्होंने भी वो चैप्टर उसी जगह ऐड किया है तो फिर आईकेप के अंदर कोई ऐसा है जो बहुत पसंद करता है, जो चुपके चुपके से किताब कहीं से पकड़ता और कहता है हाँ ठीक है, ऐसे कर देते हैं। तो जो क्वेश्चन बैंक है वो भी टॉपिकल सीक्वेंस में दिया हुआ है, लॉ के सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ। और वो सजेस्ट करता है कि आपने कौन कौन से लॉ को किस तरह से क्रॉस लिंक करना है। तो ये किताब भी सॉफ्ट में अवेलेबल है, ये किताब भी सॉफ्ट में अवेलेबल है। आप जब कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वहां एक लिंक आ जाता है गूगल ड्राइव का। उस गूगल ड्राइव के लिंक पे मेरी किताब सॉफ्ट में मौजूद होती है। लेकिन चूंकि इस वक्त एक बड़ी चेंज आई है, नई स्कीम, और एक दरमियानी चेंज ये है कि आईकेप हर जून हर दिसंबर अपने सिलेबस की रिवीजन बताता है कि इस दफा कौन कौन सी अपडेट्स काउंट होंगी। दिसंबर के बिल्कुल खत्म होने से पहले पहले आईकेप ने एक इशू किया डॉक्यूमेंट जिसमें 7-8 लॉज में जो चेंजेस आई हैं बताया है कि ये अब सिलेबस कैसे होंगे। एन प्लस नई स्कीम में भी कुछ चेंजेस आई हैं। तो इससे क्या होता है कि लॉ की किताब हर साल अपडेट हो रही होती है और कई दफा हर 6 महीने में अपडेट हो रही होती है। तो इस वक्त मार्केट में जो किताब मौजूद है वो दिसंबर की जिनकी अटेम्प्ट थी वो पुरानी स्कीम वाली थी, वो किताब अवेलेबल है जो दिसंबर के स्टार्ट में वो किया है। और आप लोगों के लिए जून या जून से आगे की जो अटेम्प्ट्स हैं उसके लिए किताब अभी कंपाइल हो रही है। चेंजेस कम हैं लेकिन बहरहाल उसको सही जगह पे रखने पे टाइम लगता है। तो मिड ऑफ जैन तक इंशाल्लाह किताब सॉफ्ट में आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। पब्लिशर भाई ने टाइम से पब्लिश कर दी तो टाइम से आ जाएगी, अदरवाइज एक आध हफ्ता उधर लेट हो सकता है। बट एनी गिवन टाइम किताब की सारी सॉफ्ट कॉपी आपके पास मौजूद होती है। लेकिन लोगों को आदत होती है फिजिकल किताब की, तो आप फिजिकल भी इस किताब को खरीद सकेंगे। तो जैन का मिड इंशाल्लाह हमारी डेडलाइन है इस किताब के आने का। तब तक मैं आपसे सॉफ्ट में या किसी न किसी फॉर्म में आपसे नोट्स या हैंडआउट शेयर करता रहूंगा ताकि हम जब पढ़ रहे हैं तो चीजें सही से चलती रहें। तो एक रेफरेंस बुक जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लॉ मेड इजी, ये एक पुरानी किताब की तस्वीर है 2022 की, लेकिन मतलब जस्ट फॉर तस्वीर दिखाने के लिए क्या भाई एक किताब होगी जिसमें आपके लॉज नोट्स वाली फॉर्म में लिखे हुए होंगे और टॉपिकल सीक्वेंस में होंगे। यहाँ नोट्स नहीं है, यहाँ वही लैंग्वेज है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी लॉ फॉर द टाइमिंग, मोटे मोटे से प्रोवाइजो दिए हुए जिसमें से समझना होता है कि काम की बात कितनी है। उन्हीं में से समझ के काम की बात के शॉर्ट नोट्स बनाए हुए। अगर आपने कैफ में हमारी किताबें यूज की हैं तो आपको आइडिया होगा कि जो किताब है वो इजी लैंग्वेज में नोट्स बना रही होती है। तो फिलहाल ये सॉफ्ट में और ये दोनों का ओल्ड वर्जन सॉफ्ट में आपके साथ ग्रुप में शेयर हुआ वो होगा और मिड जनवरी पे हमारा ये अपडेट हो जाएगा। इनसे हम साथ साथ राब्ते में होंगे। बेयर लॉ की 2 मशहूर किताबें, एक ऐसे इस्लाम पब्लिकेशन इस्लामाबाद है और एक ऐसे इस्लाम पब्लिकेशन,
यानी एक ही सेटअप से दो अलग अलग हुए थे और दोनों का मानना ये है कि हम असल वाले हैं। तो कोई मसला नहीं है, एक लाल रंग के हैं और एक सिल्वर रंग के हैं। तो लाल रंग वालों के साथ हमारी थोड़ी थोड़ी सी दोस्ती है, यानी कि ये वो लोग हैं जिनसे हम अगर कहें कि हमें सॉफ्ट कॉपी दे दें तो ये दे भी देते हैं। आईकैप की वेबसाइट पे ये दोनों अवेलेबल होते हैं। तो आपने क्या करना होता है, किसी एक बियर लॉ को देख के और उसकी सॉफ्ट कॉपी से दोस्ती करनी होती है, क्योंकि पेपर में आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं होती, सॉफ्ट वर्जन होता है लॉ का। और पहले दिन तो सारी बातें नहीं ना समझनी, अभी तो आगे बढ़ते जाएंगे, कहानी आगे बढ़ाते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का क्या करें, एक नई मुसीबत। पहले आप क्या करते थे, लिख के करते थे, अब क्या करेंगे, टाइप करके। जब आईकैप ये चीज लेके आया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग अब धरने देंगे और जनाब हड़तालें होंगी और वो कहेंगे क्या कर दिया आईकैप ने, किस तरह से, लेकिन लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। भाई मेरे जैसा बंदा जिसकी राइटिंग ही बड़ी गंदी हो, मैं टाइपिंग करूं या ये अच्छी राइटिंग वाले भाई टाइपिंग करें, बराबर हो गए दोनों। और फिर अगर मुझे कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की ऑप्शन भी मिल जाए, बोल्ड करने की ऑप्शन भी मिल जाए, प्रेजेंट करके बुलेट्स डालने की ऑप्शन भी मिल जाए, खूबसूरत दिखाने की ऑप्शन भी मिल जाए, एंड अगेन अगर किसी टाइम पे मेरी राइटिंग की स्पीड से ज्यादा मेरी टाइपिंग स्पीड बन जाए। मैं अक्सर सीए फाइनल के बच्चों से पूछता था आपने आखिरी 6 महीने में क्या लिखा है, वो कहते थे सर आईकैप का पिछला पेपर लिखा था और अब अगला पेपर लिखेंगे। क्योंकि हम जिस एरा में हैं सारा काम तो लैपटॉप पे होता है, और अब तो आगे एआई ने हमें लैपटॉप पे टाइपिंग करने से भी रोक देना है। तो जब यूजर लैपटॉप पे सारा टाइपिंग करता था उसके बाद कागज पे जब जाके उसको सॉल्व करता था तो उसके लिए काफी दिक्कत होती थी। तो आईकैप ये एक चीज लेके आया जो अकाउंटिंग या बीएफडी में तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़नी, फार्मूले वगैरह लगा के आपका मैक्सिमम जो लेबोरियस काम है वो सॉल्व हो जाता है। अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम किस तरह से आता है, आपके सामने एक सॉफ्टवेयर ओपन होता है, उस सॉफ्टवेयर में आपके पास बियर लॉ ओपन करने की अलग से ऑप्शन आ रही होती है, क्वेश्चन पेपर अलग से ओपन हुआ हुआ होता है और आंसर की शीट आ रही होती है कि एक बॉक्स है जहां आपने आंसर लिखना है, उसके नीचे एक एक्सेल की रेफरेंस फाइल होती है, अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है वहां आप डाटा डालते हैं, वहां से कॉपी पेस्ट करते हैं अपने आंसर वाली जगह पे और साथ साथ सेव करते जा रहे होते हैं। तो ये एक अलग प्रैक्टिस है जो अभी तक आपने नहीं की हुई। अगर आप पहली दफा पेपर देने जा रहे हैं तो हम जो पहला मॉड्यूल क्रिएट करेंगे ओरिएंटेशन स्टार्टर पैक के नाम से, उस मॉड्यूल में 2 वीडियोस डली हुई होंगी। ये सॉफ्टवेयर जब आया था तो आईकैप ने इसके एफएक्यूज दिए थे कि क्या इसमें स्पेल चेक हो जाता है, क्या इसमें फलाना होता है या नहीं होता। तो मैंने एक वीडियो उन एफएक्यूज पे की है और फिर मैंने कॉर्पोरेट लॉ का ही एक सवाल उठा के उस पोर्टल को ओपन करके और उसको बकायदा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करके बताया है कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है। डिफरेंट टीचर्स अपने अपने सिलेबस में कोशिश करते हैं कि उस टूल की आपको बता दें कि वो टूल किस तरह से यूज होगा क्या है, लेकिन कम से कम जो मेरी वाली वीडियो वो देख के आपको एक ओवरऑल गाइडेंस मिल जाएगी। जब ये सॉफ्टवेयर नया नया आया था तो आईकैप के साथ मिलके मैंने इसके ऊपर एक सेशन किया था, उस सेशन की वीडियो आपसे शेयर हो जाएगी। जूम पे हुआ था, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और यहाँ से बैठ के मैं उसको कनेक्ट कर रहा था उनके सॉफ्टवेयर को और लोगों को फिर साथ साथ बता रहा था कि आपके पास ये सॉफ्टवेयर होगा और आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और जब आपको एक दफा इसकी समझ आ गई तो मैं जब भी आपको कोई असाइनमेंट दूंगा, जब भी मैं कोई टेस्ट दूंगा, जब भी कुछ होगा, हम यही कोशिश करेंगे कि हम उसी टूल पे जाके सॉल्व करें। आपने कभी अपने तौर पे भी कोई सवाल करना है तो आपने लिख के नहीं करना, एमएस वर्ड में टाइप नहीं करना, आपने जाके उसी टूल पे जाके टाइप करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको पता हो पेपर में एकदम से अजीब अजीब सी फीलिंग ना आए। तो एक आईकैप का सॉफ्टवेयर है, आप लोगों के लॉगिन आईडी के अंदर आपको इसका डेमो अवेलेबल होता है। वो जो वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा उस वीडियो में वो डेमो के लिए कौन सा यूजर ने पासवर्ड देना है वो सारा कुछ भी मैं बता रहा हूँ, यानी उसमें आपको पूरा सॉफ्टवेयर को चला के दिखा रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा, फिर आप अपने तौर पर प्रैक्टिस कर सकेंगे। तो ये इसके लिए एक अलग वीडियो, वो अपने अंदर घंटे की वीडियो है, लेकिन वो जरूरी है कि आपको थोड़ा सा उसके साथ आगाही हो कि हाँ भाई ये सॉफ्टवेयर को क्या करना और कैसे करना है। एक स्टेप आगे चलते हैं, सिलेबस आउटलाइन की बात करते हैं। सिलेबस के मेन 4 एरियाज है। पहला एरिया इसको हम कहते हैं सेक्रेटेरियल प्रैक्टिसेस। ये काफी हद तक आपके कैफ लेवल का जो कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है समझे उसका एडवांस वर्जन है। कंपनी क्या होती है, कितनी तरह की होती है, कंपनी शेयर कैसे इशू करती है, प्रोस्पेक्टस वगैरह क्या होता है, उसके रूल्स क्या हैं, मीटिंग्स कैसे होती हैं, डायरेक्टर्स कैसे चलते हैं, अकाउंट्स कैसे मैनेज होता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होती हैं। आप बस सेक्शंस पढ़ते थे और अक्सर लिखा होता था एज मे बी स्पेसिफाइड, या इसको समझाने के लिए रेगुलेशन आ जाएगी।
अब वो जो जहां जहां एज मे बी स्पेसिफाइड पड़ा था वो सारी अब हम देख रहे होंगे। तो तकरीबन ये जिन मैं 31 लॉस की बात करूं, उनमें से समझे 17-18 लॉ तो सिर्फ पहले ही पोर्शन में है। तो ये पोर्शन लेंथ वाइज बहुत ज्यादा है, वेटेज वाइज कम है। पता नहीं आई कि अपने क्या किया। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये 60 नंबर का पोर्शन होना चाहिए जितना यहाँ पे कंटेंट डाला हुआ है। यानी जिस टाइम पे बेयरलॉ की किताब फिजिकल में प्रिंट होती थी तो 750 सफ़े में ये होता था और बकाया 225 सफ़े में बाकी सारी चीजें आई हुई होती थी। इतना फर्क है। अगर मेरी मजबूरी ना हो तो मैं यहां से शुरू करूं या यहां से शुरू करूं। प्रॉब्लम ये है कि हमें पहले बेस पढ़नी होती है, बेस के साथ चीजें कनेक्ट करनी होती है, फिर हम आगे की चीजों की तरफ आते हैं। अदरवाइज तैयारी करते हुए, पास करने के लिए रिवाइज करते हुए हम बाकी एरियाज को ज्यादा बेहतर तरीके से फोकस करते हैं। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे से बहुत आसान से। इसमें एक चैप्टर है, छोटा नहीं है, लॉजिकल है, लेकिन एक चैप्टर में 10 से 15 नंबर कवर हो रहे हैं। 3 छोटे छोटे चैप्टरों में 10 से 15 नंबर कवर हो रहे हैं। अदर रेलेवेंट लॉ में समझें तकरीबन 4 बड़े लॉज हैं और 2-3 दरमियाने से लॉज हैं। और ग्रेड ए में तूफान मचा हुआ है। अगर हम ग्रेड को एक एक करके ओपन करें, पहली ग्रेड बस इतने से लॉ। कंपनीज एक्ट 2017 पहला झटका लिया इन्होंने 1 से 275, फिर थोड़े से सेक्शंस का गैप दिया 293 से 302, फिर 304 से 306 रेंजेस बनाई में बीच बीच में से ना कुछ सेक्शंस स्किप किए हुए हैं जो बिला वजह के बहुत ही ज्यादा लेबोरियस थे, वो सेक्शन हटा दिए। यानी वो पढ़ने से भी फायदा कुछ होना नहीं था, तो आई के अपने तकरीबन समझें कोई 60-70 के करीब सेक्शन माइनस किए हुए। तो पहली गुड न्यूज ये है कि पूरे 550 सेक्शन नहीं करने। फिर उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड स्केड्यूल उसी कंपनीज एक्ट का, ये सिर्फ देखना है, इसको सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इससे ज्यादा इसमें तकलीफ नहीं है। फर्स्ट स्केड्यूल थोड़ी थोड़ी सी आपको जानकारी हो शायद फर्स्ट स्केड्यूल के बारे में, कैफ लेवल की बातें थोड़ी थोड़ी सी याद है। जब हम नियर पीयर पे इस कोर्स को लेके चलते हैं तो मैं 1 महीने तक बच्चों से कहता हूं आपने भी पढ़ना नहीं शुरू करना, और मैं वहां रिवीजन वीडियोस डाल देता हूं कैफ की। चूंकि बड़े अरसे से लॉ नहीं देखा होता तो वो कैफ वाली रिवीजन वीडियोस देखने के बाद उनकी याददाश्त वापस आ जाती है, फिर उनके लिए थोड़ा सा इजी होता है। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के फॉर्मेट होते थे, टेबल ए याद है, एक टेबल ए होगा उसमें आर्टिकल्स बना बनाया होगा, वो फर्स्ट स्केड्यूल ही तो था। फर्स्ट स्केड्यूल का टेबल ए, टेबल बी वगैरह, तो ये फर्स्ट स्केड्यूल। और सेकंड स्केड्यूल में प्रोस्पेक्टस जैसी चीज, स्टेटमेंट लियो प्रोस्पेक्टस वगैरह उस तरह की चीजें दी हुई हैं, तो ये सिर्फ देखने वाला है। पोस्टल बैलेट रेगुलेशन मुश्किल से 3 सफ़े 4 सफ़े की रेगुलेशन है। कंपनीज रेगुलेशन 2024, ये बड़ी अजियत है। ये अलग अलग रेजोल्यूशन कंपनीज एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस को एक्सप्लेन करती हैं। जैसे सेक्शन में लिखा था कि मेमोरेंडम में डायरेक्टर्स, वो जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो अपने प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स देंगे। वो प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स इस रेगुलेशन में दिए हुए होते हैं। तो अच्छा वाला सेक्शन चल रहा होगा, अचानक से एक रेगुलेशन उछल के सामने आ जाएगी कि जो सेक्शन पढ़ा था ये रेगुलेशन उसके लिए। तो जो 2024 की रेगुलेशन है बेसिकली 2017 के कंपनीज एक्ट के मुख्तलिफ सेक्शंस को एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रही है। फिर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी अंडरटेकिंग 3 सफ़े का लॉ है। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूटरी फंड तकरीबन 3 सफ़े का लॉ है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस, मेंटेनेंस रिकॉर्ड वगैरह 1.5 सफ़े का लॉ है। 2.5 सफ़े का लॉ है। 2 सफ़े का लॉ है। ये फिर एक बड़ा लॉ है, फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज एक्ट, ये दोनों बड़े लॉ हैं। फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रूल बुक आती है। फिर लिस्टेड कंपनी के बायबैक शेयर्स रेगुलेशन बहुत छोटा सा लॉ है। सब्सटेंशियल एक्विजिशन दरमियाना सा लॉ है। पब्लिक ऑफरिंग दरमियाना सा लॉ है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रेगुलेशंस छोटा सा लॉ है। तो ये पार्ट ए है जिसमें काफी कचरा इकट्ठा है। फिर जब बी पार्ट आता है तो उसको हम कहते हैं मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग एंड गवर्नेंस। कंपनीज एक्ट के थोड़े से सेक्शंस, वो जो आप एक्साइटेड हो रहे थे ना वहां देख के कितनी बड़ी जंप, वो 275 से आगे वो गैप था ना 293 तक, यहाँ डाले हुए। तो ये सिलेक्टेड सेक्शंस, उसके साथ 2 लॉ, रिसेंटली यहां से 2 लॉज माइनस हुए इस ग्रेड से। आई गेप उसको इतना दुख था कि अदर लॉ में से एक लॉ उठा के यहाँ डाल दिया ताकि बैलेंस थोड़ा सा बराबर हो जाए। बट ये पोर्शन अब आसान हो गया, पहले ये जरा मुश्किल होता था। ये 10 से 15 नंबर का पोर्शन है जिसमें टेक्निकली चंद सेक्शंस
और 3 लॉज हैं। ये बहुत छोटे छोटे से लॉज हैं, मतलब मैं कह सकता हूँ 4-4 सफे के। और ये जो डिस्कशन है, ये डिस्कशन कह लें 5 सफे की होगी। ये है यहाँ पे असल, और आईकेएफ को पसंद भी बहुत है। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैफ लेवल में जिससे दूर दूर तक भागे थे कि डायरेक्टर्स जब इकट्ठे होंगे तो वो कंपनी चलाएंगे कैसे, ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होता था। यहाँ ये कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस बताएगा। फिर हमारे पास स्पेशलाइज्ड कॉर्पोरेट लॉज आता है। 10 से 15 नंबर के लिए 3 तरह की स्पेशल कंपनियों को थोड़ा थोड़ा सा समझना है। एनबीएफसी, उसके बारे में 2 वो हैं, कंपनीज ऑर्डिनेंस मरहूम के कुछ सेक्शंस अभी भी जिंदा है एनबीएफसी के, वो पढ़ेंगे। एनबीएफसी की 2008 की रेगुलेशंस की सिलेक्टेड रेगुलेशंस देखेंगे। फिर इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस के कुछ सेक्शंस और बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस के कुछ सेक्शंस। बड़े मुनासिब साइज के लॉज हैं, बड़ा बेसिक लेवल है। यहाँ पे कोई टेक्निकलिटी लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 10 से 15 नंबर आई के अपने यहाँ से रखें, यानी पेपर में आपको एक सवाल तो बड़ा क्लियरली इन 2-3 में से मिक्स होके या किसी एक अकेले पोर्शन से मिल सकता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं अदर लॉज, जिनकी वेटेज थी 30 से 40 नंबर। कंपटीशन का लॉ, कुछ लोगों ने कैफ में बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा। कंपटीशन जितना पढ़ा था बस उसमें 1.5 सफ़ा और ऐड कर ले, बस इतना ही है यहाँ पे। तो ये तो बेचारा बड़ा छोटा सा है। फॉरेन एक्सचेंज का मैनुअल है जो बताता है कि पाकिस्तानी लोग अगर बाहर की सिक्योरिटीज में या लोन में डील करेंगे तो उसका क्या मामला होगा। इसके 2 चैप्टर हमारे सिलेबस में है। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा लॉ, अच्छा खासा बड़ा लॉ है, ये हमारे सिलेबस में है। इसकी कुछ रेगुलेशंस हैं जो कि उसी को एक्सप्लेन करती हैं, वो हमारे सिलेबस में है। देन रिसेंटली सिलेबस में ऐड हुआ है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस जो रूल्स है, जो गवर्नमेंट के अपने इदारे होते हैं उनका क्या मामला होगा, किस तरह से होगा। फिर पब्लिक सेक्टर कंपनियां गवर्नमेंट की, उनके अपने रूल्स हैं। फिर ट्रस्ट एक्ट है, ये रिसेंटली ऐड हुआ है। और फिर कोड ऑफ एथिक्स जो कि आईकेएफ को बहुत पसंद है कि तमाम बच्चों को हर सब्जेक्ट में सिवाय एसएफएम के हर सब्जेक्ट में कोड ऑफ एथिक्स पढ़ाया जाता है। सीए फाइनल के आप 6 सब्जेक्ट्स में एक को छोड़ के बाकी हर जगह आप कोड ऑफ एथिक्स देखेंगे, और जो केस स्टडी पेपर है उसमें भी कोड ऑफ एथिक्स मिलेगा। तो कोड ऑफ एथिक्स के पहले 2 पार्ट्स हमारे सिलेबस में। बट अगेन ये सारे को 4 से मल्टीप्लाई करें तो पहली वाली ग्रेड बनेगी। तो गेम सीधी सी है। एक चैप्टर वो 10 से 15 नंबर वाला, 3 वो मासूम से चैप्टर्स। तो 2 अगर 10 से 15 वाले पोर्शन कवर हो गए तो कहां तक पहुंच गए हम? 20 से 30। 10 से 15, 10 से 15 तो हम 20 से 30 पे पहुंच गए, और 10 से 30 से 40 तो हम पहुंच गए 50 से 60। 1/3 से भी कम मेहनत करके, या तकरीबन 1/3 मेहनत करके 50-60 नंबर अपनी ग्रेड में। तो पहली ग्रेड को छोड़ दें क्या, उसको समझ लें, इस लेवल पे आ जाएं कि पेपर में आप उसको एक अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें, आपको समझ आता हो। कुछ जगह आप रिलेट कर सकते हो, कुछ जगह बेशक ना रिलेट कर सकें। अब होना ये है कि अगर मैं किसी और ग्रेड से शुरू करूं तो 1-1.5 महीने बाद जब बाकी चीजें खत्म हो गई और हम पहली ग्रेड पे पहुंचे तो आप लोग गायब हो गए होंगे, क्योंकि आप तो वो 60 नंबर पक्के करने के चक्कर में होंगे और बेस भी नहीं बनी होगी, रट्टे मारे हुए होंगे। तो बेस बनाने के लिए हमें ग्रेड ए पहले करनी पड़ती है। तो मैं ग्रेड ए से स्टार्ट करते हुए बीच बीच में मिक्सिंग करता रहूंगा बाकी ग्रेड्स की, क्योंकि हम टॉपिकल सीक्वेंस में जाएंगे ना। क्या ये बात समझ आई? अब जो डिस्कशन है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रिपीट कर रहे हैं लॉ को, या जिन्होंने थोड़ा सा पहले पढ़ना शुरू किया था। आप लोगों का ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप पहली दफा लॉ पढ़ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी। यहाँ एक एआई वाले आतिफ अब्दी साहब जो है ना बैठे हुए, एक वीडियो रिकॉर्डिंग वाले आतिफ अब्दी साहब बैठे हुए, और एक असली वाले आतिफ अब्दी साहब यहाँ पे मौजूद हैं। आईकेएफ ने ये डिलीशंस कर दी। चैप्टर 8 में से दो कानून निकाल दिए, चैप्टर 19 में से कानून निकाल दिया, चैप्टर 19 में से एक और कानून 2008 की एक रेगुलेशन निकाल दी, एक छोटा सा लॉ खत्म कर दिया, और मनी लॉन्ड्रिंग की रेगुलेशन 2015 की कभी सिलेबस में होती थी नहीं होती थी, ये उन्होंने खत्म कर दी। और इसके बदले में सिर्फ 2 नई एडिशंस हैं, दोनों अदर लॉज में डाली हैं, ट्रस्ट एक्ट और स्टेट ओन एंटरप्राइजेस। लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है, इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं है, ये थोड़े से हल्के लेवल के लॉ हैं। आईकेएफ को लगता है कि ये वाले लॉ बच्चों को पता होने चाहिए। जिन साहब ने सिलेबस बनाया होगा उनका इनसे टकरा पड़ा होगा, तो उन्होंने सोचा होगा कि मुझे जो परेशानी हुई है नई आने वाली नस्लों को परेशानी ना हो।
अब आप देखें ना, आपने जिंदगी में कभी भी बैंक में जाना है या नहीं है, लेकिन आपको बैंक का लॉ पढ़ना है, इंश्योरेंस का लॉ पढ़ना है, एनबीएफसी को पढ़ना है, तो आपको सुपर चैंपियन बनाना चाहता है आईकैप लॉ का, ताकि कहीं आप किसी जगह पे मौजूद हो तो कोई आपको देख के ये ना कहे तुम्हें ये लॉ पता है। उसको इतने लॉ आते नहीं होंगे जितने आपको उसको नाम बता देंगे। उसको जितने लॉ के नाम आते होंगे उससे ज्यादा कि आपको कंटेंट आते होंगे। तो आईकैप आपको पता नहीं क्या बनाना चाह रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही सब्जेक्ट में आईकैप अब इतना जालिम क्यों हो गया जी। आतिफ आबदी भी पेपर में बैठ के फेल हो जाएगा, क्योंकि वो एक इतनी मुश्किल सी केस स्टडी लाके और आपको ये सोचते हैं कि ये बच्चा बैठ के पेपर के स्ट्रेस में 4-5 लॉस को आपस में जोड़ के जवाब देगा। पेपर में स्ट्रेस ना हो तो भी मसला नहीं है, पेपर 5 घंटे का हो तो भी मसला नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि 3.5 घंटे में 3.5 घंटे आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है यहाँ पे सॉफ्टवेयर की वजह से। अगेन हो सकता है आप जब तक पेपर देने जाए तब तक आईकैप इसको वापस 3.25 घंटे पे ले आए। तो वो पेपर में बैठ के ना उस एनवायरनमेंट में थोड़ा सा मुश्किल होता है। एक प्रोफेशनल ने अपने फर्म के अंदर एक केस स्टडी देखा और बड़े शौक से उसने आईकैप को कहा बड़ी प्यारी केस स्टडी है, जरा आप इसका सवाल ही बना दें। जैसे इस दफा अगर मैं एग्जामिनर होगा या कोई भी एग्जामिनर होगा ना, वो पीआईए की रीस्ट्रक्चरिंग का सवाल बनाएगा ही बनाएगा, उसके बगैर बनता ही नहीं पेपर। और हमारे एग्जैक्टली सिलेबस हमें बताएगा कि हुआ क्या पीआईए के साथ। एक तो वो है ना जो आपको सोशल मीडिया बताता है, एक असल में क्या हुआ, पहले होल्डिंग कॉर्प को क्या दिया, एसेट्स लायबिलिटीज उसके पास कैसे ट्रांसफर हुआ, फिर शेयर टू शेयर एक्सचेंज कैसी हुई, फिर जो बचा वो क्या था, फिर जो दिया वो एग्जैक्टली क्या था, वो कोई राइट्स थे, वो कोई एसेट्स थे, वो शेयर टू शेयर था, तो उनको आपने कचरा दे दिया मुनासिब पैसों में और अच्छी चीजें संभाल के रख ली। लेकिन ये बात अगर मैं सोशल मीडिया पे कर दूं, लोग नेज़े लेके आ जाएंगे कि तुमने ये कैसे कह दिया कि पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के साथ अच्छा हुआ है। लेकिन मैं ये पोस्ट करूं कि देखो कितना बुरा हो गया हमारे साथ, तो उस पर 1000 रिएक्शन तो बड़े आराम से आ जाएंगे। लोगों को वो पोस्ट भी तो नहीं ना पसंद जिसमें पाकिस्तान की कोई अच्छाई हो जाए। लेकिन हम इधर लॉ से कानूनी तौर पे समझेंगे कि इन्होंने चालाकी क्या की है, उसकी कीमती एसेट बचा किस तरह से लिए और आरिफ हबीब वगैरह के हवाले नहीं किए। आपको पता नहीं फेसबुक पे अब तक लोग साबित कर चुके होंगे कि जी रोजवेल्ट होटल भी दे दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया, वो होल्डिंग कॉर्प को दे दिया था इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग करके। वो जो एक चैप्टर नहीं है अकेला 10 से 15 नंबर का, वो जो चंद सेक्शन है कंपनीज एक्ट के, वो बताएंगे कि हुआ क्या। तो शौक से पढ़ेंगे तो मजा आएगा। राइट इशू कैसे होता है, प्रोस्पेक्टस इशू करते हुए सीसीपी से अप्रूवल क्यों लेनी पड़ती है, लोगों के क्या मसले होते हैं, आम जनता को बचाने के लिए क्यों स्टेप लिया जा रहा है। जो लॉजिक से पढ़ेगा उसे समझ आएगा, और जो बस सिर्फ रट्टा मारने की नीयत से पढ़ रहा है वो पेपर में जाके परेशान हो जाएगा, क्योंकि पेपर रट्टे वाला नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जब ओपन बुक एग्जाम है तो एक फायदा कम अज कम है कि आपको डायरेक्टर की रिपोर्ट के 19 कॉन्टेंट्स याद नहीं करने, डायरेक्टर्स की पावर्स की 15 लाइनें याद नहीं करनी, एसईसीपी को अगर 17 डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं तो उनकी लिस्ट याद नहीं करनी। आपको प्रोसेस जहन में रखना है। एट एनी गिवन टाइम आप बेयर लॉ ओपन करके वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। मैं नॉर्मली कहता हूं कि बेयर लॉ इसलिए नहीं खोलना कि आपने जवाब ढूंढना है, बेयर लॉ इसलिए खोलना है कि आपने जवाब कंफर्म करना है। अगर उस वक्त आपने पेपर में सवाल देखा और उस सवाल के कीवर्ड्स उठा के बेयर लॉ में सर्च करते रहे कि जहां जहां मिलेगा उसको पढ़ना शुरू कर दूंगा, तो गेम ओवर हो गई। आपको पता होना चाहिए कि इस वाले लॉ को थोड़ा सा ओपन करूंगा दरमियान के करीब, तो वहां मुझे काम की बातें मिल जाएंगी। तो पहले लॉजिक आएगी, बाद में बेयर लॉ का रेफरेंस आएगा। अब थोड़ी सी क्रॉस लिंकिंग करते हैं। आपने सिलेबस के लॉस देख लिए, 31 के करीब जो लॉज हैं, और मैंने आपको बताया कि इसको खास तरतीब में लेके चलें। तो अगर इसको हम लिंक करना चाहें तो मैं अपने सिलेबस को तकरीबन 6-7 एरियाज में डिवाइड करूंगा। पहले एरिया को मैं कहूंगा बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट। इसको 2 चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ एंड कंपनीज और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट के ये वाले सेक्शंस हम पढ़ेंगे समझने के लिए कि कंपनी और कंपनी लॉ किसे कहते हैं। फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में ये वाले सेक्शंस पढ़ेंगे, इसके साथ फर्स्ट कैजुअल जोड़ के पढ़ेंगे, सेकंड नहीं, सेकंड किसी और साथ जोड़ के पढ़ेंगे, और कंपनियों की रेगुलेशन में से ये सिलेक्टेड रेगुलेशन इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये जब सारी चीजें इकट्ठे टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हमें कंपनियों की इनकॉर्पोरेशन के बारे में सब कुछ पता लग गया होगा। हम अपने पूरे सिलेबस को 27 टॉपिक्स में डिवाइड करेंगे।
और हर बड़े टॉपिक को एक चैप्टर कहेंगे, और फिर चैप्टर्स के ग्रुप बना के एक बड़ा टॉपिक बनाएंगे। तो सामने 2 चैप्टर्स हैं और इनकी जो बेसिक जो वो बाइफरकेशन है वो है बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट की बेसिक्स ही एक दफा हम पढ़ेंगे, एक एक दिन में ये चैप्टर पढ़ेंगे, और आपने बस एक दफा पढ़ के साइड पर रख देना कि हाँ ठीक है समझ आ गया, आगे चलो। पहला स्टेप बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, और आपके सिलेबस को क्रॉस लिंक कर दिया है कि कौन कौन सी चीज को किस किस के साथ जोड़ के इन चैप्टर्स के लिए पढ़ना है। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। बेसिक समझ आ गई, अब कंपनियां चलती कैसे हैं, कंपनियां चलती कैसे हैं को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कंपनियों की मीटिंग्स किस तरह से होती हैं, डायरेक्टर और बाकी ऑफिसर्स क्या करते हैं, कंपनियों की इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिविडेंड कैसे होते हैं, और कंपनी के अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स कैसे चलते हैं। हर एरिया में कौन से सेक्शंस, कौन कौन सी रेगुलेशन उस एरिया को डील कर रही होगी। डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर से रिलेटेड सेक्शन, फिर कंपनियों की रेगुलेशन ये वाली, रिलेटेड पार्टी की ये वाली रेगुलेशन, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की ये वाली रेगुलेशन, ये उसके साथ जुड़ेगा। तो ये अलग अलग नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने कंपनीज एक्ट अलग से पढ़ना है, उसके बाद डायरेक्टर की रेगुलेशन अलग से पढ़नी है, फिर कुछ और अलग से पढ़ना है। हमने टॉपिकली जोड़ना है सारों को। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हर दिन आपको पता होगा कि एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ा, हर स्लाइड के ऊपर रेफरेंस आ रहा होगा, नहीं तो आपके पास जो किताब होगी उसमें रेफरेंस आ रहा होगा तो हम इस वाले लॉ का ये चीज पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये मैप क्लियर होना बड़ा जरूरी है, अगर ये मैप क्लियर हुआ वो होगा तो कहानी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस मैप को क्लियर करके जब लोगों को बताते हैं तो लोगों को पढ़ने में आसानी भी होती है। मैंने आपसे कहा कि जब वो 2-3 साल बड़े मुश्किल गुजरे तो उसके बाद जब सारे ही फंस गए कि आखिरी उनका लॉ का पेपर है तो वो तो देना पड़ेगा। तो पिछला 1 साल हमारा बड़ा मजेदार गुजरा, नोटू भी अच्छा है। रिसेंट अटेम्प्ट दिसंबर की 550 बच्चे कॉर्पोरेट लॉ पढ़ रहे थे, इतने कैफ में कमती लॉ नहीं पढ़ रहे थे मुझसे। तो मैं अभी मेरे ऊपर लेबल लग गया कि हाँ ये फाइनल वाले बाबा जी हैं। पैसे तो कैफ से आते हैं ना, तो कैफ का लेबल लगना ज्यादा जरूरी है। वो जो है ना घर का चूल्हा जो है ना वहां से चलता है, फाइनल होता है बस अपने दिल के लिए कि नहीं भाई ये जो है ना प्रोफेशनल्स को पढ़ाया जा रहा है और अपने आप को अप टू डेट रखा हुआ है। तो ये अलग अलग टॉपिक्स इस तरह से डिवाइड हुए हुए। ये सेकंड एरिया बन गया मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज। फिर थर्ड एरिया आ जाएगा एडवांस एरियाज ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट के आगे वाले एरिया जो आपने कैफ लेवल पे नहीं देखे थे, कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन, कंपनियों में मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, मिसमैनेजमेंट, रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह किस तरह से होगी, कंपनियों की वाइंडिंग अप किस तरह से होगी। अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो लॉ का वाइंडिंग अप को डील करता है। और देन अदर मिसलेनियस कचरा एरिया, जिसमें मिसलेनियस चीजें हम एक दिन ऐसे पढ़ेंगे और बस तेजी से गुजार लेंगे। क्या भाई ये मोटी मोटी बातें, इनको बीएड लॉ में भी जाके देखने की जरूरत नहीं, बस समझ आ गया, खुदा ना खास्ता पेपर में आ गया तो आप कुछ ना कुछ लिख लेंगे। तो ये तीसरा एरिया था एडवांस एरियाज ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर हमारे पास आ जाते हैं लॉज रिलेटेड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी। शेयर्स और शेयर से रिलेटेड जितनी खिचड़ियां हैं उसको हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू शेयर कैपिटल, डिबेंचर, फर्दर इशू, बायबैक, इनसाइडर ट्रेडिंग, फर्स्ट इशू ऑफ कैपिटल, स्टॉक एक्सचेंज रूल बुक, सब्सटेंशियल एक्विजिशन, इन एरियाज में डिवाइड कर देंगे। तो तकरीबन 8 एरियाज हैं जिसके अंदर हम अपने सिलेबस को इस तरह से डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल फर्दर इशू में कंपनीज एक्ट के ये सेक्शन, रेगुलेशन की ये वाली रेगुलेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट के ये 3 रूल्स और फर्दर इशू रेगुलेशंस पूरी, ये सारे टॉपिक्स मिलके फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल बता रहे हैं। मेरे लिए बड़ा आसान था, मैं आपको बस पहली ग्रेड दिखाता कि बस ये है, पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आपको बताना जरूरी है कि सिलेबस का डिटेल ब्रेकअप क्या है, और ये बताना भी इसलिए जरूरी है कि आपको अगर टॉपिकल आएगा पेपर में, सवाल टॉपिक का आता है, लॉ का नहीं आता। एक सवाल 3 से 4 या 5 लॉज के थ्रू आंसर हो रहा होता है, तो इसलिए इसको टॉपिकली पढ़ना काफी ज्यादा जरूरी है। क्लियर? चौथा एरिया देन स्पेशलाइज्ड कंपनीज। 3 तरह की स्पेशल कंपनियां जिनके बारे में पता होना चाहिए। ये इस पूरे एरिया की एक ग्रेड है 10 से 15 नंबर की। इसमें एनबीएफसी है, बैंकिंग कंपनी और इंश्योरेंस, और तीनों का तकरीबन सिर्फ इंट्रोडक्शन है। बहुत आसान लेवल के, सीधे सीधे लेवल की बात है। पता नहीं इन्होंने बीच बीच में से काम के सेक्शन गायब क्यों कर दिए। जैसे इंश्योरेंस के अंदर सेक्शन 32 बड़ा अहम होता है इंसॉल्वेंसी की रिक्वायरमेंट्स वगैरह के लिए, वो गायब कर दिया। तो इन्होंने बीच बीच में से सेक्शन लिए, पता नहीं किस फ्रेमवर्क के मुताबिक लिए। मैं आज तक मुझे नहीं समझ आ रहा कि बीच बीच के सेक्शन क्यों उठाए हैं, लेकिन बहरहाल हमारा तो फायदा हो गया। अब ये दोनों लॉ बड़े बेसिक लेवल पे हमारे सिलेबस में आए हैं।
तो आईकेएप जब इस एरिया से सवाल बनाता है तो उस बेचारे को एनबीएफसी के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। एनबीएफसी की इसी सेशन में 2003 की फुल रूल्स होते थे, सारे के सारे वो सिलेबस से निकल गए हैं। तो अब एनबीएफसी में भी कुछ नहीं बचा। तब ये एरिया के 10 से 15 नंबर आई एम वेरी श्योर कि अभी बहुत आसान हो गए उसके लिए जिसने पढ़ा हो। फिर अगला एरिया, अदर लॉस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। लॉ रिलेटेड टू डिफरेंट अथॉरिटीज, अलग अलग अथॉरिटी से रिलेटेड 4 तरह के लॉ, कंपटीशन का लॉ, मनी लॉन्ड्रिंग का, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन और ट्रस्ट। और 2 कैटेगरीज हम बना देंगे गवर्नेंस एंड एथिक्स की, पब्लिक सेक्टर एंटिटीज की गवर्नेंस और कोड ऑफ एथिक्स सीए के अंदर जो होता है। कोड ऑफ एथिक्स आधा आपको आता होगा, बाकी आधे को हम क्विकली देख लेंगे तो इसके ऊपर भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या ये सारी बात समझ आ रही है? कहानी को एक स्टेप आगे बढ़ाएं। अगर एक सफे में मैंने सारे टॉपिक्स को क्लब करना हो तो कुछ इस तरह से बनेगा। बेसिक्स ऑफ कंपनीज एक्ट, मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज, एडवांस एरियाज, शेयर कैपिटल के रूल्स, स्पेशलाइज्ड कंपनीज, डिफरेंट अथॉरिटीज के रूल्स और गवर्नेंस और एथिक्स। ये अदर लॉज 22 से लेके 27 तक ये अदर लॉज के चैप्टर्स है। वेटेज 30 से 40, ये 3 स्पेशलाइज्ड कंपनीज 10 से 15, एक अकेला चैप्टर और 17 बाकाया चैप्टर्स 35 से 45। तो यहां से लेके यहां तक सिर्फ 8वें को साइड पे कर दें तो ये सारा सिर्फ सेक्टेरियल प्रैक्टिसेस को डील कर रहा है यहां तक। तो सिलेबस बड़ा है लेकिन चोर दरवाजे हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना होता है। यहां तक कहानियां समझ आ रही हैं? ज्यादा डर गए हैं या ज्यादा मोटिवेट हो गए? चले, डरना तो है ही नहीं। ओवरऑल टिप्स क्या है, किस तरह से, अगर मुझसे पूछें कि स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या है इस सब्जेक्ट को लेके चलने की, तो मैं कहूंगा कि सबसे पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग। कैफ लेवल पे हर सेशन बिला मुबालगा 3 से 4 हजार बच्चे मेरा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ क्रैश कोर्स पढ़ते हैं और पेपर पास भी कर लेते हैं। 10 दिन पढ़ के भी पेपर पास हो जाता है उनका। वो बेचारा छोटा सब्जेक्ट है, उधर को बहुत ज्यादा आपको दिमाग इस्तेमाल नहीं करना। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी लॉ में मैं क्लास में आके कहूं कि क्लास लेना बड़ा मैंडेटरी है, जो क्लास नहीं लेगा वो जल जाएगा। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं लोगों से कहूं क्लास लेना वाजिब है, बट यहां मुझे कहना पड़ेगा कि जो क्लास के बगैर करेगा वो 2 साल टकरे मारता रहेगा, ये पेपर काबू में नहीं आएगा। तो या तो ये पेपर उठाए ना, और अगर उठाया है तो इसको प्रॉपर क्लासेस लेके समझ के दें। क्योंकि ये खुद से करेंगे तो बहुत एनर्जी ड्रेन करवाएगा, कई अटेम्प्ट लगवाएगा, पास फिर भी नहीं होगा। मैं अक्सर कहता हूं कि मुझे क्वालिफिकेशन वाले दिन उतनी खुशी नहीं हुई जितनी मुझे इस पेपर के पास होने पे खुशी हुई थी। हमारे जमाने में ओपन बुक होता तो शायद मेरे लिए ज्यादा मजेदार होता, रट्टे वाला पेपर होता था। इतनी मोटी मोटी 2 किताबें होती थी जिनको रटना होता था। तो उस वक्त मुझे था कि भाई रट्टा मेरे से नहीं लगता। अब आप लोग जिस टाइम पे आए हैं, अब आपको रट्टा नहीं लगाना, लेकिन अब लॉजिक भी काफी हैवी लेवल की है। तो अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले। अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है? क्लासेस अटेंड करके, भले फिजिकली हो / वॉचिंग प्री रिकॉर्डेड ऑनलाइन क्लासेस, किसी भी मोड में, स्टूडियो में एक टीचर साइड पे बैठा हुआ है और क्लास करा रहा है, या एक्चुअल फिजिकल क्लास आप ले रहे हैं, किसी भी मोड में, कोई भी, बस क्लासेस होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि वो फिजिकल प्रेजेंस वाली हो, लाजमी नहीं कि वो लाइव हो, लाजमी नहीं है कि वो प्री एडिटेड रिकॉर्डेड हो, किसी भी शक्ल में बस क्लास होनी चाहिए, आपने पढ़ा हो उसे। जब अंडरस्टैंडिंग ले ली तो फिर अगला लेवल क्या है? मैंने एक टॉपिक कराया क्लास में या एक रिकॉर्डेड क्लास में। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि भाई मीटिंग जो है वो 3 तरह की होती है, और उसके बाद जो वोटिंग है वो 2 तरह की होती है। एक शो ऑफ हैंड होता है और एक पोल होता है। शो ऑफ हैंड में ये रूल है, पोल में ये रूल है। मैंने आपको बताया, और साथ साथ मैंने यहाँ स्लाइड पे कुछ चीजें दिखा दी। आप घर गए, या अगर आप ऑनलाइन क्लास ले देते तो जब आप पढ़ने बैठे आपने जल्दी से मेरी किताब उठाई जो सॉफ्ट में भी अवेलेबल है, और स्किम कर लिया उसको जल्दी से। कॉर्पोरेट लॉज मेड इजी, इमीडिएटली पढ़ ली और एक बिल्ड माइंड मैप बना लिया। यानी क्लास में जो हवा में बात हुई थी आप उसको किताब पे ले आए हैं। अब एट एनी गिवन टाइम मीटिंग के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप मीटिंग का चैप्टर तेजी से देख के आपको पता लग जाता है कि कोरम किसे कहते थे, वोटिंग क्या होती थी, रेजोल्यूशन किस तरह से होती थी। तो क्लास वाली बात को किताब पे ले आए, एक माइंड मैप बना लिया। अगला स्टेप क्या है?
रेलेवेंट लॉ को रिलेटिवली रिलैक्स टाइम पे स्किम कर लिया। हफ्ते में ऑन एवरेज हम 2 चैप्टर्स कवर कर रहे होंगे, ऑन एवरेज। टाइम बहुत ज्यादा ना हमारे पास, 3 दिन 5 घंटे, सवा घंटा और 2.5 घंटे, और वह बड़े हो गए। अब वो कैफ वाले मजाक तो खत्म हो गए। 3 दिन रखने का एक मकसद ये भी होता है कि ये डूएबल है। जब आपको 6 डेज अ वीक कहा जाए ना आपने क्लासेस लेनी है, और तो सीए फाइनल पे आके लोग इतने दिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो चाहे हमारा डे लेंथी हो, चाहे 2.5-3 घंटे की क्लास बन जाए, लेकिन हम फिर उसको कम दिनों के ऊपर स्प्रेड करके दिखाते हैं, ताकि आपको ये पता हो कि हाँ भी मैंने कॉलेज बस इतने से दिनों के लिए जाना है, ताकि वो डूएबल रहे। अब आपने स्किम करना है। क्या स्किम करना है? रेलेवेंट लॉ। भाई मैंने 2 चैप्टर कराए, मैंने बताया कंपनियां इतनी किस्म की होती हैं, और मैंने बताया मीटिंग इस तरह से होती है। आपने लेक्चर वाले दिन तो घर जाते साथ ही किताब देखी, और जल्दी से जो लेक्चर वाली बातें किताब में देख ली। अब क्या हुआ, जब वीकेंड आया वो 2 चैप्टर निकाले, उन 2 चैप्टर में मैंने रेफरेंसेस दिए होंगे कि ये बेयर लॉ का फलाना सेक्शन है, ये बेयर लॉ की फलाना रेगुलेशन है। सॉफ्ट में बेयर लॉ ओपन किया, वहां जाके हल्का सा बस उसको आंखों से गुजार लिया कि हाँ ये बात इस तरह से है। उसकी गहराई में नहीं उतरे, उसके मुश्किल अल्फाज को नापना नहीं शुरू कर दिया, सिर्फ ये तसल्ली कर ली कि मीटिंग वाली ये बातें इस बेयर लॉ में किस जगह पे पड़ी हुई हैं, बस आइडेंटिफाई कर लिया। क्योंकि लिखी तो वही बातें होंगी, बस वहां लैंग्वेज मुश्किल होगी, यहाँ लैंग्वेज आसान होगी। तो पहला स्टेप अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, आपने किताब से कम जहन बना लिया। तीसरा, बेयर लॉ को स्किम कर लिया। इस एक्टिविटी को टाइम देना है, लेकिन किसी एक सेक्शन को टाइम नहीं देना। आपने उस वक्त बैठ के बेयर लॉ पढ़ के उसकी तशरीह करने नहीं बैठना। सिर्फ जो आपको आता है उसको क्विकली स्किम कर लेना है कि हाँ ये रेगुलेशन 3 में ये मोटी मोटी बातें मिल गई, 4 में ये मिल गई, हाँ ठीक है, पेपर में आया तो ये रेगुलेशन 3, 4 दोस्ती हो जाए थोड़ी सी। अगला स्टेप क्या है? बेयर लॉ यील्ड। होगा ये कि जब आप स्किम कर रहे होंगे ना, तो कुछ अजीब से सेक्शन आएंगे जिसकी लैंग्वेज में आप कलाबाजियां खा रहे होंगे। जब जब जो जो चैप्टर खत्म होता जाएगा, या जो जो पोर्शन खत्म होता चला जाएगा, मैं कुछ वीडियोस अलग से आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा जिनका नाम होगा बेयर लॉ यील्ड। हर चैप्टर के साथ एक एक्स्ट्रा चैप्टर अटैच होगा जिसका नाम होगा फलाना चैप्टर बेयर लॉ यील्ड। उसमें क्या होगा, उस चैप्टर की अगर 12 या 11 ऐसे टेढ़े सेक्शन हैं जो पढ़ते हुए लोग जरा परेशान हो जाते हैं, तो उस पर मैंने वीडियोस बनाई हुई होंगी। उससे होगा ये कि बजाय इसके कि मैं क्लास में बेयर लॉ ओपन करके और उसके पेचो खम में आपको गोल गोल घुमाऊं, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, आपने घर जाके पढ़ लिया। और वीकेंड पे जब आप बेयर लॉ देख रहे थे तो जल्दी जल्दी से देखा, 2 सेक्शंस पे अटक गए, क्या समझ नहीं आ रही ये बात क्या है, लिंक नहीं हो रही। मेरी उन 2 सेक्शंस की वीडियो खोल के देख ली, उसमें मैं उसको पॉइंट बाय पॉइंट, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड तोड़ तोड़ के उसको रिलेट कर रहा हूँ। तो मैंने किया ये है कि तकरीबन 200 के करीब इस तरह की वीडियोस बनाई हैं जो टेढ़े अजीब से पेचीदा सेक्शंस या रेगुलेशंस थे, उनकी वीडियोस अलग से हैं। ये 3 डेज अ वीक पे तभी पॉसिबल है। वैसे तो 6 डेज भी कम है कॉर्पोरेट लॉ के लिए, लेकिन कोशिश ये की है कि कुछ कंटेंट आपको ऑफ द क्लास मिल जाए। और वो कंटेंट सबके लिए नहीं है, वो उन यूजर्स के लिए जो अटके, और जो कभी नहीं अटका तो एक दफा भी उस फोल्डर को खोलने की भी जरूरत नहीं है। बात समझ आई? तो एक लेक्चर वाला फोल्डर होगा, एक बेयर लॉ यील्ड वाला फोल्डर होगा। फिर एट एसबीआई जब सेशन एंड होगा तो फिर आप लोगों के साथ रिवीजन क्लास भी शेयर हो जाएगी। हर चैप्टर की 1 घंटे की वीडियो, जिसमें वो चैप्टर तेजी से कवर हुआ है। अक्सर लोग एक्साइटेड होते हैं सुन के, वो कहते हैं वो पहले देते हैं बाकी बाद में। तो उससे क्या होगा कि आप शुरू से शॉर्टकट के आदी हो जाएंगे, वो अच्छी बात नहीं है। रिवीजन के लिए बड़ी अच्छी वीडियो खत्म, उसमें भी सब कुछ ही कराया गया है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज है और वो समझने के लिए नहीं है। तो जब आपका एक चैप्टर खत्म हो जाए और आपने कभी पलट के उसे दोहराना हो, तो अब आपने वो सारा लंबा लेक्चर 1.5 घंटा 2.5 घंटे का लेक्चर नहीं देखना, आपने वो कोई 1 घंटे की वीडियो देखनी है जिसमें पूरा चैप्टर कवर हो रहा है। डन? वो स्टूडियो मोड में कवर हो रहा होगा कि आतिफ अब्दी साहब साइड पे बैठे हुए हैं और वो 1 घंटे में जल्दी जल्दी से सारा कुछ कवर करा रहे हैं। बेयर लॉ यील्ड जो है उसमें आतिफ अब्दी साहब भी गायब हुए होंगे, स्क्रीन खुली हुई होगी, स्क्रीन पे बेयर लॉ ओपन हुआ हुआ होगा और उसके अल्फाज अंडरलाइन करके उसके अंदर इस तरह से चीजें आ रही होंगी। तो बेयर लॉ यील्ड से आपने चेक फॉर रेलेवेंट सेक्शन वीडियोज इन रेलेवेंट बेयर लॉ यील्ड। स्टेप समझ आ रहे हैं? पढ़ लिया? क्लास पढ़ी?
किताब पढ़ी, अच्छा क्लास पढ़ने के बाद किताब भी तेजी से देखी और बेयर लॉ भी तेजी से देखा। ये हौसला हो गया कि क्लास वाली बातें मैं बेयर लॉ तक पहुंच चुका हूं, अब मैं इस पॉइंट पे आ गया हूं। हाँ, जब भूल जाएगा तो वो रिवीजन वीडियो जैसे 1 घंटे की वीडियो से पूरा कॉन्सेप्ट दोबारा जहन में बैठ जाएगा। अक्सर बच्चे बताते हैं कि सर पेपर से पिछले 2 दिन हम कुछ नहीं कर रहे होते, हम आपकी वो वाली वीडियोस रिपीट पे चलाई हुई होती हैं और हम 2 दफा 1.5-2 की रफ्तार करके उनको सुन लेते हैं। वो कहते हैं इतनी देर जो किताबें पढ़ने में लगनी है, आपकी वो वीडियो सुन के पेपर में जब जाते हैं तो आपकी बातें जहन में आ रही होती हैं, उसके मुताबिक जवाब दे रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ लॉजिक सबसे ऊपर है, क्योंकि पेपर का सवाल आएगा फंसा हुआ, 3-4 लॉज में से जवाब देना होगा। अगला स्टेप क्या है? ओपन बुक टूल किट। ओपन बुक टूल किट क्या है? मेरी किताब 2 वॉल्यूम्स में आती है। पहले वॉल्यूम में सिर्फ नोट्स होते हैं, तकरीबन 500 सफ़े। दूसरी किताब कहलाती है ओपन बुक टूल किट। इसमें छोटे छोटे टोटके होते हैं ओपन बुक से कैसे लड़ना है। हर चैप्टर की तकरीबन 1 से 2 सफ़े की समरी टेक्स्ट फॉर्म में। उसके अलावा लॉ के टेक्निकल वर्ड्स कौन से, उसके अलावा एक लॉ पढ़ने के बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जहां से 90% ऑफ द टाइम पूछा जाएगा वो कौन कौन से है। फिर कंपनीज एक्ट की कौन से सेक्शंस को किसके साथ क्लब करना है, तो वो एक टूल किट है। उस टूल किट में जो असल आउटपुट है जिससे वो टूल किट एक पूरी किताब बनती है, दैट इज चैप्टर बाय चैप्टर राइटिंग के सवालों की प्रैक्टिस। 200 से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस के लिए, बल्कि इस दफा डाल के 250 हो जाएंगे। कि अब आपने एक चैप्टर तैयार कर लिया, अब आप कह रहे हैं मेरे पास सवाल आए मैं लुट मचा दूं, और अब जिंदगी कितनी आसान हो गई आपकी। आपने एक सवाल वहां से उठाया, टाइप किया, मिस्टर चैट जीपीटी के पास गए, उसने कहा कि ये सवाल पकड़ो, ये जवाब पकड़ो, किताब की सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास मौजूद होगी, ये मैंने लिखा है, मुझे नंबर दो, बताओ मैंने क्या गलत लिखा है, बताओ मुझे किस तरह से बेहतर करना चाहिए था। तो आपके पास तो भाई छोटा सा टूल मौजूद है जिससे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। तो अगला स्टेप क्या है, आपको समझ आ गया और आपको ये भी पता है किताब में कहा है। अब ये देखना है कि मेरे सामने एक अनदेखा सवाल आता है तो मैं उसको किस तरह से सॉल्व कर पाता हूँ। प्रॉपर माइंड मैप्स आपने डेवलप कर लेने, वो जो 2-2 सफ़े की समरी से क्रॉस लिंकिंग को अच्छी तरह से देख लेना है, और फिर राइटिंग में आईकैप के सॉफ्टवेयर पे डिफरेंट एरियाज ओपन बुक टूल किट से अटेम्प्ट करना है। बात समझ आ रही है? जब आखिरी महीना आ जाएगा और आप कहेंगे सर मैंने अभी तक प्रैक्टिस नहीं की, मुझे ये बता देंगे कितने सवाल प्रैक्टिस करूं, तो मैं आपको एक और लिस्ट भी दे दूंगा जिसमें कुछ 40 के करीब सवाल होंगे जो अच्छे वाले सवाल हैं, जिनकी प्रैक्टिस है काफी तसल्ली हो जाएगी। लेकिन साथ साथ चलेंगे तो मजा आएगा। कहीं बहुत सीरियस तो नहीं फील करना शुरू हो गए? अब फाइनल में आके तो रिस्पॉन्सिबल इंसान बनना पड़ेगा ना। आपको लग रहा है कि मैं आपके ऊपर जिम्मेदारियां ऐड करता जा रहा हूँ, यकीन करें मैं भी साथ साथ मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन पेपर आपने देना है तो आहिस्ता आहिस्ता आपने अपने आप को चार्ज करना है। ओके, कोई मसला नहीं, आप सिर्फ लेक्चर ले लें, अगली दफा रिपीट में हम 50% ऑफ भी दे देते हैं। तो जब एक दफा मेहनत करनी ही है, थोड़ी सी और मेहनत करके धक्का लगा के पास करने की कोशिश करें। एक बात तय है, ये अगर आपके लिए मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है, आपके लिए लेंथी है तो सबके लिए लेंथी है। मुकाबला आपका आप जैसे लोगों से ही है, और आप अपने बारे में जानते हैं आप कैसे हैं। तो सोचिए ऐसे लोगों से तो बहुत आसान नहीं होगा मुकाबला करना, तो बस ऐसे लोगों से मुकाबला करना, मसला ही कोई नहीं है। आईकैप के एग्जामिनर सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि यार ये कौन लोग आ गए पेपर देने। एक पेपर में 43 वाले बच्चे को पास करना पड़ गया आईकैप को, क्योंकि 50 से ऊपर जाने वाले बच्चे उंगलियों पे गिने जा सकते थे, और आईकैप ने को 250-300 बच्चे पास हुए हुए दिखाने तो थे। फिर 40 से ऊपर वाले बच्चों को आईकैप धक्का मारना शुरू करता है। आईकैप इसे कहते हैं मॉडरेशन। मैं इतना वर्जन शेयर कर सकता हूं, जो इसका पब्लिक वर्जन है वो ये है कि 40+ बच्चे को उसके पेपर को दोबारा से असेस करते हैं कि किसी जगह अगर हमने जरा ज्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग कर दी तो नंबर दे दें, कहीं एक्सटर्नल रिव्यूअर ने कहा था मुश्किल सवाल है तो इजाफी नंबर दे दें। बच्चों को धक्का मारते 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 48.5 पे पहुंच जाए उसे पास कर देते हैं। मैं अक्सर चैलेंज करता हूं लोगों से कि मुझे 48.5 पे फेल हुआ हुआ बंदा दिखाना है। 48.5 को राउंड अप करते हैं 49, फिर सोचते हैं यार ये तो बहुत करीब है, धक्का मार के पास करना है। प्रैक्टिकली आपको कभी 49 पे फेल नहीं मिलेगा, क्लेम बहुत मिलेंगे। आपने सिर्फ कहना है जरा आईकैप का लॉगिन खोलो, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डालो और मुझे दिखाओ, स्क्रीन पे दिखाओ 49 पे फेल हुआ है। कैफ और सीफैप में आईकैप अभी तक पुरानी स्कीम में 2000
21 वाली स्कीम जो अभी तक चल रही थी और उससे पीछे 2013 वाली स्कीम और उससे पीछे वाली स्कीम में भी 49 पे फेल नहीं करता था। वो बेचारा इतनी कोशिश करता है कि बच्चे पास हो जाए। मैं उनसे कहता हूं आप जो इतनी मेहनत करते हो आप पेपर आसान बना लो। कहते नहीं हमारा एक स्टैंडर्ड है। तो जब आप पेपर में जाते हैं तो आपको अच्छा खासा पेपर नहीं भी समझ आने के बावजूद भी अगर आप 70% ऑफ द पेपर को अच्छा अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपके पास होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एक जमाने में मैक का एक पेपर होता था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो तकरीबन लोग कहते थे हमारा अटेम्प्ट ही 60 नंबर का हुआ है और पास हो जाते थे। चूंकि आईकेएप के पास जितना पॉपुलेशन था उसने कुछ लोगों को पास तो करना होता है। तो ये एक एज है कि आपने अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की है तो आप चीजों को अच्छे तरीके से लेके चल सकते हैं। अगला क्या मरला है, आस्क ऑन ईमेल। समझ लिया, किताब से देख लिया, बेयर लॉ में देख लिया, सवाल करने बैठे एक जगह फंस गए कि नहीं यार ये पता नहीं क्या मसला है, सर से पता नहीं 3 दिन बाद मुलाकात होनी है, 4 दिन बाद मुलाकात होनी है, पता नहीं मैं क्लास में से सवाल पूछते हुए शर्म आए पूछूं पता नहीं क्या, वो ओके तस्वीर खींचे मुझे मेल कर दें, सर ये इस जगह पे फंस गया हूं, सेक्शन 211 जो है वो यहां देख रहा हूं तो यूं है, रेगुलेशन में कुछ और है, सोल्यूशन में आपने ये बताया हुआ है, मुझे बताया मैं इस मसले से कैसे निकलूं। तो अगर एक बंदा मेल करके पहुंच रहा है तो इसका मतलब है कि हाँ ठीक है वो टेक्निकली इस टाइम पे फंसा हुआ है और वो अपना सवाल सामने रख रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको आंसर करूं। व्हाट्सएप में भी हम कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन व्हाट्सएप में खिचड़ी बहुत ज्यादा पक जाती है, तो मेल पे हर बंदा इंडिविजुअली सॉर्टेड होकर अपने अपने सवाल पूछ सकता है। तो जो भी क्रॉस लिंकिंग है, कोई कंफ्यूजन है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप मुझे साथ साथ मेल पे पूछ सकते हैं। और जो फिजिकल हजरात हैं वो तो अगले दिन क्लास में भी पूछ सकते हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है ये मसला आपको आया है थर्सडे की रात और मंडे तक आपको भूल जाएगा, तो आपने फौरन से मसला तो आया हुआ है सामने स्क्रीन पे है, स्क्रीन की ही मोबाइल से तस्वीर खींची और कहा सर ये सॉफ्ट कॉपी में आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कोई बात नहीं मेरे पास टूल है मैं उसको पकड़ के दोबारा सॉफ्ट में कन्वर्ट कर ही लूंगा। जब आपको एआई आता है तो थोड़ा बहुत मुझे भी आता होगा। ऑनलाइन वर्जन ऑफ बेयर लॉ से एफिलिएशन डेवलप करनी है। पेपर में ऐसा ना हो कि आप उसे खोलें तो आप कहें बड़ा नया नया सा लग रहा है, कोई अजीब सी चीज है। कोशिश ये करेंगे कि आपको वो वाले जो पब्लिशर्स हैं जिनके बेयर लॉ आईकेएप में अवेलेबल होंगे हम साथ साथ अवेलेबल करते हैं। जिस गूगल ड्राइव की लिंक की मैंने बात की थी उसमें मेरी किताब तो होगी ही होगी। इन दो में से जो जिसका जैसे ही ऑनलाइन वर्जन हमारे हाथ चला ऑथराइज तरीके से हम उसको उसी गूगल ड्राइव में शेयर कर देंगे। आज की डेट पे जो दिसंबर 25 की अटेम्प्ट के लिए था वो आपसे शेयर हुआ हुआ है गूगल ड्राइव में। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि ये अब जब नए लॉ आए हैं तो फिर ये लोग भी अपने किताब अपडेट करेंगे, अपडेट करके उसका एक नया वर्जन निकालेंगे, जो आईकेएप ने चेंजेस बताई हैं वो करेंगे, तो 10 12 15 दिन तक शायद उनकी किताब भी अपडेट हो जाए। तो मैं फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी हमें सॉफ्ट कॉपी चाहिए, क्योंकि आईकेएप के साथ भी इनका एक अरेंजमेंट, अगर आईकेएप की वेबसाइट पर उन्होंने रखवाया है तो आईकेएप का इनका आपस का कोई ट्रांसफर प्राइसिंग का अरेंजमेंट होगा, तो उनको इस चीज से दुख नहीं है कि उनकी सॉफ्ट कॉपी, चूंकि जितने भी बच्चे आईकेएप के यूजर हैं वो सारे के सारे उनके किसी ना किसी तरह कस्टमर बन जाते हैं। तो इसलिए मैं उनको यही लालच दे के कि आ जाएं आप सॉफ्ट में शेयर करें, जितना आपका सॉफ्ट में बच्चे देख रहे होंगे लॉ आईकेएप में जाके आप ही का लॉ ओपन करेंगे। तो कहते हाँ ठीक है सही है। आखिरी चीज फाइनल फुल लेंथ मॉक, ये आज का मसला नहीं है, ये हर पेपर की अटेम्प्ट होने से ठीक 2 हफ्ते पहले हमारा यूनिवर्सल रूल है। आईकेएप में इम्तिहान वाले दिन से ठीक 14 दिन पहले यहाँ पे हम एक इम्तिहान कंडक्ट करते हैं। आप फिजिकली भी उसे दे सकते हैं, आप उसे ऑनलाइन भी दे सकते हैं। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि आप फिजिकली आके दें और अपने आप को असेस करें कि आप किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहे हैं। अपने अपने लैपटॉप ले आएँ, उसी तरह से आईकेएप वाले टूल पे आएँ, लेकिन जब आपका फाइनल आंसर बन जाए तो उसको एक वर्ड की फाइल में डाल दें, ताकि चूंकि हम आईकेएप के सॉफ्टवेयर में बैकएंड से तो नहीं चेक कर सकते, आपसे हमें सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, हम उसको आपको 2 से 3 दिन में मार्किंग के साथ रिटर्न कर देंगे। अब जब फिजिकल दौर खत्म हो गया है तो लॉ पढ़ना भी सॉफ्ट में है और इसी तरह से उसको जो लिखना है वो भी सॉफ्ट में लिखना है। फाइनल कंक्लूजन और रिकमेंडेशन अगर देखें तो एक पिरामिड सा बना हुआ है। अवॉइडेंस ऑफ क्रैमिंग, रट्टा नहीं मारना। अब आपको कंपनी लॉ वाली प्रॉब्लम नहीं है, आपने क्रैम नहीं करना। टेस्टिंग पे अच्छा फोकस होना चाहिए, आप अपने आप को टेस्ट करें, छोटे छोटे से टेस्ट करें। आपके पास 200-250 सवाल प्रैक्टिस के लिए होंगे, आप एक टॉपिक तैयार करने के बाद अपने आप को साथ साथ असेस कर सकते हैं आप कहाँ पे हैं। माइंड मैपिंग की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही मैं कहूँ राइट इशू, आपके अच्छा हाँ सर राइट इशू फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल में भी था और कंपनीज एक्ट में भी उसकी 2 बातें थी, वो दोनों आपके जहन में क्लिक करते हैं तो उसका मतलब पेपर आपने आधा तो मसला हल कर लिया।
एक रेफरेंस बुक का कॉन्सेप्ट जो आपको हेल्प करता है। अगर आप लेक्चर लेके डायरेक्ट बेयर लॉ की तरफ जाएंगे और उसकी लैंग्वेज में उलझेंगे तो मसला होगा। ये इसलिए नहीं लिखा हुआ कि मेरी अपनी किताब है तो आप खरीदेंगे तो मुझे फायदा होगा। मैं सॉफ्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट आप सब लोगों को अवेलेबल कर चुका हूँ। जिसको फिजिकल किताब की नीड होगी वो खरीद रहा होगा, जिसको नहीं होगी वो नहीं खरीद रहा होगा। ये कंसर्न किसी वक्त है ही नहीं, बस ख्वाहिश ये है कि आपके पास किताब अवेलेबल हो जिसको आप देख सके। एटीट्यूड ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कैफ में ऐसी बात जरा थोड़ी सी मुश्किल होती थी, लेकिन अब फाइनल में अब आप बड़े हो गए। अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने तमाम एक्शंस के लिए। अब आप घर वालों को नहीं कहेंगे कि जी आपने मुझे हरा धनिया लेने भेज दिया था इसलिए मेरा पेपर फेल हो गया है, या जी वो घर में मेहमान बहुत आते हैं मैं क्या करूं, मैं तो मेहमानों की खिदमत करता रह जाता हूं। अब आपने फेल होना है, आपका नुकसान होना है। घर वालों को लगता है आप कामयाब हो गए हैं, फॉर्म तक पहुंच गए हैं, कैफ कंप्लीट कर लिया। अब लोग बताते हैं कि कैफ के बाद बच्चा कुछ ना कुछ कर ही लेता है। अब उन्होंने ध्यान देना छोड़ देना है। अब वो नहीं आपको कहेंगे बेटा आज कितना पढ़ा, वो खत्म हो गई कहानी। अब आप अपने आप से पूछेंगे आज कितना पढ़ा, क्यों पढ़ना चाहेंगे आप, क्यों पढ़ेंगे? अगर आपके अपने चॉइस में हो तो हर दिन छुट्टी ना करें। आप अभी भी क्यों पढ़ना चाहेंगे? कोई है वजह? क्या होगा? मंजिल करीब है, आप फाइनल तक पहुंच गए हैं। ये तो आपको पता है कि एक फाइनलिस्ट और क्वालिफाइड की तनख्वाह में कितना बड़ा फर्क होता है, स्टेटस में कितना बड़ा फर्क होता है। चाहे कुछ नहीं आता उस क्वालिफाइड को, लेकिन उसकी वाह है। और जिसका एक भी पेपर रहता है वो उस क्वालिफाइड से आधे लेवल पे क्लासिफाई होगा। तो दिस इज योर टाइम टू शाइन। अगर इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे तो अच्छी एज में क्वालिफिकेशन तक पहुंच जाएंगे। आपको देख के मुझे वो फीलिंग नहीं आई जैसे फाइनलिस्ट को देख के पहले आती थी। अक्सर बच्चे मेरे से बड़ी एज के लग रहे होते थे, कुछ मैं भी बुजुर्ग ज्यादा हो गया, कुछ सामने वाले बच्चे भी जरा थोड़े से यंग जरा ज्यादा आना शुरू हो गए। तो मुझे खुशी हो रही है आप लोग इस एज में अगर आप 2-3 साल की एफर्ट करके अगर अपना पेपर क्लियर कर लेते हैं तो एक अच्छी जिंदगी के अच्छे टाइम फेज में क्वालिफाई करेंगे तो अच्छा मजा नहीं आएगा। सोचे 4 साल बाद आप जो है वो मुख्तलिफ मुल्क घूमने गए हुए हो अपने पैसों से, अपने पैसों से शादी कर रहे हो, कुछ अरसे बाद एक अच्छी सी जगह पे घर लेने के बारे में सोच रहे हो। ये ख्वाब कितना मजा देते हैं, लेकिन उनके लिए एक दफा मुश्किल से गुजरना पड़ेगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये तो कुरान का भी असूल है ना कि मुश्किल के बाद आसानी मिल जाती है। तो मुश्किल से गुजर ले इंशाल्लाह ताला, एक अच्छा फ्यूचर आपका मुंतजर है। और ये बात आपको जो मर्जी जितना मर्जी बता दे कि नहीं है आपका कोई स्कोप, आपको कंफर्म पता है कि क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्कोप पहले भी था, अभी भी है और बड़े अरसे तक भी रहना है। आईकेप अपने आप को अप टू डेट रखता है नई चीजों के साथ। अब अगर कोई आके आपको बता रहा है कि नहीं तुम फारिग हो, तुमने सीए करके क्या कर लिया, तो आपने फिर कहना है कि मुझे वो फारिग हुए हुए सीए दिखाएं जिनको नौकरियां नहीं मिल रही। फाइनलिस्ट को प्रॉब्लम्स है, क्वालिफाइड को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनलिस्ट के पास कुछ नहीं है कंप्लीट, तो फिर वो भागते हैं इसी सीए के पीछे कि चलो एक कंप्लीट क्वालिफिकेशन तो होगी। लेकिन जिनके पास कंप्लीट क्वालिफिकेशन है नहीं उनको जरूरत होती। मैंने अपने तौर पे डर के मारे एहतियातन ग्रेजुएशन भी की थी साथ प्राइवेटली, कि अगर मैं फाइनलिस्ट रहा और मैंने कल को कहीं जाना हुआ या कुछ और हुआ तो मेरी यूनिवर्सिटी क्वालिफिकेशन हो। मैंने मास्टर्स भी किया हुआ है, बहुत सारी चीजें की हुई हैं, लेकिन मैं अभी मेरा नाम जहाँ लिखा था तो नाम के साथ एफसीए लिखा है खाली। मैं एमफिल के लास्ट लेवल पे डिस्क्वालीफाई हुआ वो। आप लोग सिर्फ सीए में डिस्क्वालीफाई होते हैं, भाई पंजाबी यूनिवर्सिटी से डिस्क्वालीफाई हो गया था। 2 साल के पेपर दिए थे, तीसरे साल में पेपर दे ही नहीं पाता था, मैं क्लासें पढ़ा रहा होता था। उन 3 साल गुजरने बाद मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया। हमारा आईकेप तो फिर भी काफी अरसा गुजरने के बाद डिस्क्वालीफाई करता है। तो मीनवाइल मैं एमबीए कम अज कम हूँ, तो मैं एमबीए हूँ, एमए इस्लामिक स्टडीज हूँ, बीए हूँ, बीएससी मैथमेटिक्स हूँ, लेकिन इनमें से कोई डिग्री सामने नहीं लिखी हुई नजर आ रही, क्योंकि मुझे खुशी है इस चीज पे कि मेरे पास एक बहुत प्रीमियम क्वालिफिकेशन मौजूद है। तो जब एफसीए लिखा हुआ आ गया तो खत्म हो गई सारी चीजें, फिर नहीं चाहिए कुछ, अनलेस कि मुझे शौक हो कि मैंने फलाना स्पेशलाइजेशन करनी है। तो जब आपको सीए करना है तो आपके अंदर सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए, और क्वालिफिकेशन आपको एज देती है। तो एक खास टाइम के बाद आप इसलिए नहीं पढ़ते कि वालिदैन ने कहा पढ़ने का, आप इसलिए पढ़ते हैं कि आपने सक्सेसफुल होना होता है। मुझे कोई नहीं कहता पढ़ने का। ये सारे लॉ जो आपके पास किताब में अपडेट होने हैं, ये मैं अपने शौक से पढ़ रहा होता हूँ, और कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट भी नहीं है।
तो इस साल का 2026 का मेरा टारगेट है, मैंने 3 इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस देनी है सस्टेनेबिलिटी की। तो एट द एज ऑफ 40 भी अगर मुझे FCA बनने के बाद भी मुझे हो रहा है कि नहीं यार मैंने पढ़ना है, तो ये वो पढ़ाई है जो शौक से होती है, ये वो पढ़ाई है जिसका आपको पता है कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं बड़ा एलिवेट हो जाऊंगा, मैं इस पॉइंट पे आके खड़ा हो जाऊंगा, मैं इस लेवल का एक्सपर्ट बन जाऊंगा। तो इस वक्त आपने इसलिए नहीं पढ़ना कि घर वालों ने कहा है, इसलिए पढ़ना है कि आप आज के पॉइंट से अपने आप को 4 साल बाद बहुत ऊपर देख रहे हैं। लेकिन सीढ़ियों में ना एक मुश्किल सीढ़ी है कॉर्पोरेट लॉ, और इसके बगैर खत्म नहीं होती मंजिल। ICAP किसी भी एक टाइम पे ऑप्शन दे दे कि 8 पेपर आपने कोई से 7 देने हैं, आई कैन बेट कि लोग कॉर्पोरेट लॉ छोड़ दिया करेंगे। तो ये पेपर है टेढ़ा, तकलीफ देता है, मेहनत करवाता है, लेकिन ये उन स्टेप्स में से एक स्टेप है जो आपकी सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग डिसाइड करेंगे उसको बिल्कुल जल्दी स्टेप को निकाल लें, कुछ डिसाइड करेंगे थोड़ा बहुत खेल कूद कर लें, थोड़ा सा 2-3 पेपर पास हो जाए, जरा हौसला सा हो जाए कि हाँ भाई पास हो जाते हैं ICAP के, तब उठा के पेपर दे लें। लेकिन एट एनी गिवन टाइम ये पेपर देना तो पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे पेपरों के साथ मैंने बहुत कुछ होते देखा, लेकिन ये पेपर मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि मौजूद है ICAP में, नहीं खत्म करते ये पेपर। उन्हें लगता है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट को बहुत अच्छी ग्रिप होनी चाहिए कॉर्पोरेट लॉस पे। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आई। ऑनलाइन लॉस के साथ आपने फ्रेंड बन जाना है, दोस्ती कर लेनी है। टेकिंग क्लासेस इज हाईली रिकमेंडेड। कमर्शियल बात सबसे एंड पे, सबसे बड़ी लाइन, ठीक, कमर्शियल नहीं है अगेन, मतलब नियर पीयर पे तो हम जिस अमाउंट पे पढ़ा रहे हैं उसमें बस स्ट्रीमिंग की कॉस्ट पूरी हो जाए, बड़ी बात है। ये तो SBI है ना, SBI में सेटअप जरा ज्यादा होता है, फिजिकल खर्चे करने पड़ते हैं, ओवरहेड लगाने पड़ते हैं, कैमरा है, कैमरे की रिकॉर्डिंग है, एडिटिंग है, एक अच्छे खास से उससे गुजरते हैं, और नंबर ऑफ यूनिट्स इतने ज्यादा नहीं होते। तो यहाँ हमें प्राइस थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ती है। जो हमारे प्योर ऑनलाइन नियर पियर वाला वर्जन है, जो फर्म वाले लोग आके देते हैं और वो कहते हैं कि हमने वालदेन से पैसे नहीं लेने, अपने स्टाइपेंड से देना है, तो हमने स्टाइपेंड की 25%, किसी एक महीने की स्टाइपेंड का 25% से कम है हमारी फीस उन लोगों के लिए जो आर्टिकल्स कर रहे हैं। हाँ, जो फुल टाइम स्टूडेंट है उनके लिए फिर रिकमेंडेड है कि फिर वो उसी पैटर्न की क्लासें लें जो कैफ से लेते आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पता नहीं हम कितना कमा लेंगे। ये जो 550 स्टूडेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनसे टोटल मेरे पास शायद 12-13 लाख आया होगा। मैं अगर कंपनी लॉ की एक छोटी सी इस कमरे जितनी क्लास भी अगर पढ़ा लूं, जिसमें 4 दिन हफ्ते में 1 घंटे कुछ शोगल मोगल करना होता है, तो वो 40-45 लाख रुपए जनरेट कर देती है रेवेन्यू। प्रॉफिट तो मतलब उनका होता है ना जिनका ब्रेक इवन क्रॉस हुआ होता है, तो इसलिए मैं फिर रेवेन्यू बता रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि उतनी सी एफर्ट करके कैफ लेवल पे जो रिटर्न आता है, CFAP में उससे बहुत मल्टीप्लाइड एफर्ट के बाद भी वो रिटर्न नहीं होता। तो CFAP में जो टीचर पढ़ा रहे होते हैं ना, चूंकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए जरा सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट या सेल्फ रिव्यू थ्रेट हो जाएगा, उनके तो हाथों को चूमना चाहिए कि भाई आप कौन लोग हो, आप इतने जज्बाती हो। आप देखिए जेन्युइनली वो कॉलेज जो पूरा पूरा कैफ करा रहे होते हैं और CFAP में आगे गुम हो जाता है। तो बड़े थोड़े से टीचर्स बच गए हैं CFAP के, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों, आप तो नहीं रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन बच्चों की उल्टे सीधे कमेंट सुन सुन के आहिस्ता आहिस्ता भाग जाएंगे। क्योंकि आज का बच्चा कहता है मैं आजाद ख्याल बच्चा हूँ, गाली भी दे देता है टीचर को। मैं आजाद ख्याल बच्चा हूँ, मैं जैसे मर्जी बात करूं, मैं अपने आप को जैसे मर्जी एक्सप्रेस करूं। तो एक टीचर को अगर वो सारा करने के बाद वो रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी तो फिर तो खत्म हो गई कहानी। पैसे पहले ही नहीं थे, मुशक्कत डबल डबल कर रहा था, वो एक डिग्निटी के लिए कर रहा था। अगर वो डिग्निटी भी आपने उससे छीन ली तो वो चला जाएगा, फिर वो नहीं सर्व करेगा। तो मैं जेन्युइनली 1-2 दफा तकरीबन कॉर्पोरेट लॉ से निकला कि बस ये मेरा लास्ट सेशन है, लेकिन जब देखा कि मार्केट में लोग मौजूद ही नहीं है तो हिम्मत करके दोबारा आया, अपने आप को स्ट्रेच किया कि नहीं, मैंने कॉर्पोरेट लॉ, जब तक इसमें एक अच्छा कंपटीशन नहीं जनरेट हो जाता टीचर्स का, मैं ना निकलूं। टीचर आ ही नहीं रहे, या शायद मैं आने नहीं दे रहा, तो ये भी गलत बात है। टीचर आए, कंपटीशन जनरेट हो, मैं सबसे पहले रिजाइन करके साइड पे होऊंगा, चलो ठीक है यार मैंने 18-19 साल बहुत मशक्कत कर ली, नए लोग आ जाए, नए लोग आ ही नहीं रहे। तो इस वक्त जो मार्केट में चंद नाम है उनमें से वही मैंने कहा कि मेरे से भी एक सीनियर टीचर हैं, वो भी बहुत ज्यादा एज के हैं, तो वो बस यही चल रहा है। खैर, हम आए अपनी आखिरी स्लाइड पे जो आपकी सबसे फेवरेट स्लाइड है। एक बात आपको समझ आ गई, हम 1.5 घंटे में कितने कुछ कर लेते हैं।
सोचिए हमने कितनी सारी मोटिवेशन, सीए फाइनल के मसलो मसाइल, कैफ का डिसीजन, पढ़ने वालों के लिए क्या है, फर्म वालों के लिए क्या है, आई कैप के मसले, इस पेपर के मसले, पेपर का सिलेबस, सिलेबस की आउटलाइन, सारी स्ट्रेटेजीज, छोटी छोटी सी बीच में मोटिवेशनल वाली बातें भी, 1.5 घंटा गुजरा है अभी। तो सोचें जब 2.5 घंटे की क्लास होगी असली वाली। अब समझ आया क्यों आज मैंने कहा था कि आज हम सिर्फ ओरिएंटेशन करें। अगले 2 दिन तो आसान है, 1.25 घंटे की क्लास है, तो एक दिन चैप्टर 1 कर लेंगे, एक दिन चैप्टर 2 कर लेंगे। जो हल्के चैप्टर उनको फिर इसी तरह से करें ना, जिस पे बस हमने समझना है और तेजी से गुजारना है, और जब तगड़े चैप्टर आएंगे तो फिर जरा ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2.5 घंटे वाला दिन होगा उस दिन आपने फुल अलर्ट होके आना है। मैंने इसलिए वीक का पहला दिन वो रखा है जो 2.5 घंटे वाला है, उसमें 1.25 घंटे बाद में 15 मिनट की एक ब्रेक दे दिया करूंगा, जिसमें आप बाहर जाके छीटे छीटा मुंह पे मारेंगे, फ्रेश होंगे। कुछ लोग जो है वो बाहर जाके सूटे सूटे लगा के जो है ना, वो हर किसी की अलग अलग नीड्स हैं इस वक्त, तो वो वापस आए और फिर दोबारा से पढ़ने के बारे में सोचेंगे। डन। एनी रेलेवेंट क्यूरी, ये वर्ड रेलेवेंट बड़ा जबरदस्त है यहाँ पे, क्योंकि एनी क्यूरी का मतलब तो फिर सब कुछ ओपन हो जाएगा, तो ऐसा नहीं। हमने जो डिस्कशन की है, चूंकि मैं याद करा दूं, हमने सीफेप की चीजों के ऊपर एक अलग से सेशन किया था, हमारे यूट्यूब पे आप आके देखेंगे तो शुरू में ही 2-3 जो पहली एंट्री है उसके अंदर आपको नजर आ जाएगा सीफेप गाइडेंस सेशन या सीफेप काउंसलिंग सेशन। तो अगर आपका सीफेप का कंफ्यूजन है, कितने पेपर उठाने चाहिए, किस तरह से उठाने चाहिए, ये जो 3 साल वाली ऑप्शन है आर्टिकल्स की विद 2 साल की पढ़ाई, या 3.5 साल वाले आर्टिकल्स, या 2.5 साल वाले, इन सारी चीजों पे बहुत डिटेल डिस्कशन है। वो YouTube पे पड़ा हुआ, वो अपनी जगह मौजूद है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आज जो हमने बातें की हैं उसमें कोई रेलेवेंट क्यूरी, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है, बताएं। सर इसकी केस स्टडी जो है वो ऑडिट की केस स्टडी से कैसे डिफरेंट है? जी, इसकी केस स्टडीज ऑडिट की केस स्टडी से कैसे डिफरेंट है? ऑडिट के अंदर इतनी क्रॉस लिंकिंग नहीं है। ऑडिट के अंदर ना एक खास नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स है, और स्टैंडर्ड की बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती, और हर स्टैंडर्ड अपने एक टिपिकल टॉपिक पे होता है, वो उसी टॉपिक की डिस्कशन कर रहा होता है। आप यूं समझें कि अगर आपके सिलेबस में हो ऑडिट के पाकिस्तान के स्टैंडर्ड्स, ऑडिट के इंडिया के स्टैंडर्ड, ऑडिट के कुस्तुनतुनिया के स्टैंडर्ड्स, और अब मैं आपसे पूछूं एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में मुझे बताओ। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन कुस्तुनतुनियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में कैसे है, इंडियन ऑडिट स्टैंडर्ड में कैसे, और यहां जब आपने सबको जोड़ के जवाब देना होगा तो दिमाग घूम जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, वो राइट शेयर्स पूछेंगे, और राइट शेयर्स 4 लॉज में जिक्र हुआ होगा। तो ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट में हर स्टैंडर्ड का अपना एक टॉपिक होता है। जब एक टॉपिक पूछा जा रहा है तो आप बहुत इजी, आपको पता है यार ये टॉपिक इसी स्टैंडर्ड में, आप उस स्टैंडर्ड से बड़ा आराम से उसको आंसर दे देते हैं। फिर ऑडिट में आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज की बेस पे अपनी जजमेंट भी लगा देते हैं कि ऑडिटर फंस गया क्या करे। ऑडिट में कभी कभी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होते। इन्वेंट्री काउंट करते हुए एक प्रॉब्लम आ गया कि आपको मैनेजमेंट पे डाउट है क्या करें, तो कुछ लोग आधा जनरल जवाब भी दे देते हैं, चल जाता है। बट यहां कितने दिन में कौन सी अथॉरिटी के पास किसने जाना है, क्या फाइल करना है, और शेयर होल्डर से किस तरह की अप्रूवल करवानी है, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करनी पड़ती है। इसलिए ये थोड़ा सा जरा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ऑडिट में लेंथ, यानी मैं ऑडिट को मीडियम लेवल सिलेबस मानता हूं, इसका आधे से कम है ऑडिट। ऑडिट काफी मजाक है कॉर्पोरेट लॉ के आगे। ऊपर से वही वाली बात है, कुछ शहर दे लोग जालम सन, कुछ सानू मरंदा शौक, सब्जेक्ट भी टेढ़ा, सिलेबस भी बहुत बड़ा, और आईकेप पूछ भी बड़ा अजीब तरीके से रहा है। ऑडिट सिलेबस भी मुनासिब है, और आईकेप में जाने से पहले लोगों को पता होता है यार ये 4-5 तरह के सवाल होंगे, बस मैं कर लूंगा। यानी हर दफा आपको पता होगा ओपिनियन का सवाल आ जाएगा, हर दफा आपको पता होगा अदर स्टैंडर्ड में से एक सवाल आ जाएगा, हर दफा आपको पता होगा एथिक्स का एक सवाल आएगा। तो पेपर में जाने से पहले, पेपर में अगर 6 सवाल आने हैं तो 4 या 5 आप जज कर लेते हैं कि कहां से होंगे। इधर ऐसा नहीं होता, तो इसलिए ये टेस्टिंग के हिसाब से भी मुश्किल हो गया है। आईकेप ने दोनों तरफ से जुल्म किया हुआ है, सिलेबस भी बहुत ज्यादा है और टेस्टिंग भी हैवी है। मैं नॉर्मली अपने सब्जेक्ट्स को आसान बना के पेश करता हूँ, चाहे वो ऑडिट हो चाहे जो भी हो, लेकिन मैं झूठ नहीं बोल सकता, ये मुश्किल पेपर है, भारी पेपर है। जी जी, क्या टेस्ट वगैरह होंगे ये ऑडियंस की फरमाइश पे डिपेंड करता है। मेरे पास तो 250 सवाल तैयार पड़े हैं, कोई 250 तक पहुंचे बड़ी बात है। कैफ तक के लोग जज्बाती होते हैं, सीए फाइनल में आके ना बड़ा ही कम कर पाते हैं। तो जिस वक्त आप कहेंगे, मैं नॉर्मली कहता हूं कि हमें तकरीबन 2-3 हफ्ते हो जाएंगे दफा क्लासें करते हुए, फिर हम उस पैटर्न पे आते हैं। तो हम एक काम करेंगे, हम 4-5 हफ्ते बाद एक ट्राई करेंगे,
एक 50 एक नंबर का टेस्ट रखेंगे, जितना हमने उस वक्त तक पढ़ा होगा, थोड़ा सा ये देखने के लिए कि लोग अगर बीच में रुक के तैयार करके देना चाहें। जैसे कैफ में नहीं हम एक मिड टर्म टाइप एक्टिविटी करते थे, तो यहाँ पे अगेन मिड टर्म हम अगर करने बैठे हैं तो उस वक्त रमजान आया हुआ होगा, और रमजान में अगर मैंने एक हफ्ता कह दिया कि आप अब तैयार करके पेपर वो तैयारी करें, तो उसके बाद आप फिर दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए कुछ 4-5 हफ्ते बाद एक छोटा सा तजर्बा करेंगे, और उसके अलावा वीकली आप कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए टेस्ट अवेलेबल कर दूंगा। सीए फाइनल्स फर्स्ट प्रेफरेंस है। मैं रात 2 बजे 3 बजे तक भी बैठ के कोई ना कोई रिसर्च करके आपको कोई डाटा देना पड़ा तो मैं जरूर करूंगा। मैं सुबह पहली क्लास में लेट इसी वजह से आता हूँ कि मैं सीए फाइनल के ऊपर तकरीबन रात में जो भी एक्टिविटी हो कोशिश करता हूँ, क्योंकि वही वाली बात है कि वो डायलॉग है ना कि हर चीज सिर्फ पैसा नहीं होता, लेकिन ये डायलॉग मारने के लिए भी जेब में पैसा होना चाहिए। तो वो इसलिए ना सीए फाइनल ना ये लव है, ये थोड़ा मुश्किल है, ये समझना बड़ा मुश्किल है कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं या हम इस पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। सोचें कि आपको ये पता हो कि आपने जो किताब लिखनी है वो पूरे पाकिस्तान ने पढ़नी है, खुद ही से ना अपनी नजरों में खुद ही हीरो बने हुए, खुद ही से अच्छा लग रहा है कि नहीं यार वो चेंजेस आई हैं, बस मुझे अब किताब पे काम करना होगा ताकि सारे बच्चों का मसला हल हो जाए। सिर्फ बच्चों का नहीं, टीचर्स का भी। सोर्स बुक है ना, आईकेप ने तो किताब लिखी नहीं, ऊपर सब सस्टेनेबिलिटी में भी आईकेप कह रहा है हमने कोई नहीं किताब लिखनी। हम खुद ही बैठे बैठे सोचते हैं जिम्मेदारी बढ़ गई। तो ये वो मोटिवेशन होती है जो नहीं समझ आती है ना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि इंशाल्लाह ताला आप लोग जो है वो अभी तो आप लोग अपनी वो सेफ्टी सोशल नीड्स वगैरह में है, ऊपर आएंगे कुछ एस्टीम नीड्स होंगी, और फिर सबसे ऊपर मैस्लो की हायरार्की है जो बताती है कि सबसे ऊपर की नीड क्या है। तो हम इस वक्त उस वाले नशे में है कि भाई मैं पूरे पाकिस्तान के लिए काम कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान का कोई भी प्रोफेशनल है, उसने अगर कभी भी लॉ पे एडवाइस देनी है और उसने चीजों को लिंक करना होगा, यार आब्दी साहब की किताब दिखाओ, उसमें टॉपिकल सीक्वेंस मिल जाएगा। तो हम जरा उस वाले नशे में है, गलत नशा है, तकलीफ बहुत देता है, लेकिन क्या करें आदत हो गई है। जब तक हिम्मत है तब तक ये नशा तो करना है जी। क्या नियर पियर वाला लेक्चर अपडेट होंगे? देखें, नियर पियर पे पैसे कम होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो आउटडेटेड है। हाँ, डे 1 पे अपडेटेड तो हो भी नहीं सकते, क्योंकि अभी दिसंबर की 30 को आई कि आपने बताया कि ये चेंजेस, और दिसंबर की अटेम्प्ट खत्म होने के बाद नया सिलेबस एप्लीकेबल हुआ है। तो वहां पे नियर पियर पे क्या होता है, नियर पियर पे प्री एडिटेड प्री रिकॉर्डेड चीजें पड़ी हुई होती हैं। हर सेशन में जब चेंजेस आती हैं फिर हम उन चेंजेस पे काम करते हैं और उसको ड्यू टाइम पे वहां पे अपलोड कर रहे होते हैं। तो नियर पियर के लोगों के लिए मैंने एक वीडियो वहां पे डाली हुई भी है, और उसके अलावा वहां पे भी साथ साथ चीजें बताई जाएंगी। इस वक्त जो चेंजेस आई हैं मेनली वो है अदर लॉज में। अदर लॉज हमने तकरीबन सबसे एंड पे पहुंचना है, और जो छोटी छोटी सी चेंजेस हैं वो लेक्चर में अपडेट होंगी। और उसमें क्या होगा कि जब भी मैं किसी भी लेक्चर को अपडेट करूंगा तो मैं नियर पियर को भी अपडेट कर दूंगा और यहाँ पे भी। तो अब हम आगे क्या करेंगे, चूंकि इस दफा सिलेबस चेंज है और चैप्टर्स के नंबर्स भी थोड़े बहुत आगे पीछे हैं, तो हम साथ साथ यहाँ जो पढ़ा रहे हैं हर दिन जो लेक्चर होगा हम फिर बाद में उसको बैठ के कट करके एडिट करके और उसमें सिर्फ कंटेंट काम की बात उठा के नियर पियर पे डाल देंगे। तो नियर पियर को हम कहते हैं फोकस मोड है। फोकस मोड का मतलब ये है कि वहां पे सिर्फ पढ़ाई होती है। इधर तो और बातें भी है ना, बीच में मोटिवेशन भी हो गई, फिर आई क्या पैसा सोच रहा है फलाना। उधर क्या होता है, बस आप गए तो मैं बता रहा हूँ हाँ भाई राइट शेयर्स इशू करने के ये 3 तरीके हैं। एक वीडियो आई 11 मिनट की और वो सारा डिस्कशन हो गई। एक रेगुलर क्लास में शायद उसके ऊपर काफी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई हो, लोगों ने कुछ बातें की हो, कोई किसी ने किस्सा सुना दिया हो। तो नियर पियर होता है उन लोगों के लिए जो कहते हैं बस मैं 1-1.5 महीने में जल्दी जल्दी से दोहरा लूँ। तो यहाँ से तकरीबन 1/3 लेंथ में वहां पे चीजें मिलती हैं बट कंप्लीट होती हैं। मतलब ये इस तरह से करना तो गलत है कि जहां कम पैसे हो तो वहां पे कम चीज मौजूद हो। हाँ, उसका मोड डिफरेंट है, वहां ये डे टू डे हैपनिंग नहीं है। अब आजकल लोगों को क्या है, वो कहते हैं हमें पूरी क्लास मिले, हम पूरी क्लास के साथ साथ चलें और उस तरह से कवर हो रहा हो। कैफ में भी नियर पियर का मोड और एसबीआई का मोड अलग अलग है। एसबीआई पे फुल क्लासेस होती हैं और नियर पियर पे उसको एडिट करके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। तो वो भी साथ साथ अपडेट होगा। नियर पियर की इस वीक के एंड या अगले वीक के स्टार्ट में ओरिएंटेशन आएगी जिसमें मैं नियर पियर के लोगों को बता दूंगा कि वहां क्या होगा। तो आप में से किसी को अगर फाइनेंशियल इश्यूज हो तो नियर पियर पे तो हम लोग एक बिल्कुल सुपर सब्सिडाइज मॉडल पे चल रहे हैं, स्टाइपेंड के 25% पे। जो फर्म जाने वाले हैं और जो अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं तो हम कहते हैं फिर उनको ज्यादा मुश्किल ना हो। 1 महीने के स्टाइपेंड का सिर्फ 25% में वहां पे 6 महीने के लिए कोर्स मिल जाता है जो फर्म गोइंग है। हाँ, जो आज वालदैन से पैसे ले सकते हैं वो फिर अपने वही पैटर्न जिस पैटर्न से वो पढ़ते आ रहे हैं उसी पैटर्न के मुताबिक एसबीआई में क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन
SBI में कोई टॉपिक डिस्कस हुआ और वो वहां में सो जाए, हम ऐसा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अभी वहां पे पिछला सेशन की वीडियोस पड़ी हुई हैं और जैसे जैसे ये सेशन की वीडियोस आती जाएंगी एडिट हो के वहां पिछली वीडियोस को रिप्लेस करती जाएंगी। जी ठीक है, कॉर्पोरेट लोग भी सो टैक्स उठाने या सस्टेनेबिलिटी 6 माह का टाइम है, कभी नहीं जाते। जी 6 माह का टाइम है, और अगर आप कॉर्पोरेट लॉ उठा रहे हैं तो उसके साथ क्या उठाना चाहिए? सवाल ये है कि टैक्स या सस्टेनेबिलिटी। मुझे सवाल बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इन दो के अलावा कोई सब्जेक्ट बोला जाता तो मैं जरा थोड़ा सा उलझन में आ जाता। अब टैक्स और सस्टेनेबिलिटी नया पेपर है, उसका प्लस इस वक्त क्या है कि नया पेपर जब होता है तो ICAP हाथ हल्का रखता है, तो पहली अटेम्प्ट थोड़ी सी डूएबल होती है। दूसरा, टैक्स का भी प्लस जून में देने में ही है, नहीं तो सितंबर। अगर आप सिर्फ पेपर वाले हैं तो आप जून के बाद सितंबर दे सकते हैं, क्योंकि दिसंबर अटेम्प्ट बहुत खराब हो जाती है टैक्स के अंदर। जून में फाइनेंस बिल आया होता है, जुलाई अगस्त तक उसकी नोटिफिकेशन अपडेट हुई होती हैं, फिर किताबें टीचर्स की कंप्लीट होती हैं, फिर उनके लेक्चर्स कंप्लीट होते हैं, अक्टूबर का एंड आ जाता है। तो दिसंबर वाले सफर करते हैं, वो चेंजेस उनको बहुत बुरी गुजरती हैं। लेकिन जब आप जून में अटेम्प्ट दे रहे होते हैं तो वो फाइनेंस बिल चलता है जो पिछले साल वाला था, तो वो लेक्चर्स भी अपडेट होते हैं, किताबें भी अपडेट होती हैं। तो मैं हमेशा मानता हूं कि जून और अब सितंबर ये दो अच्छे अटेम्प्ट्स हैं टैक्स देने के लिए। लेकिन अगर तो आप 6 महीने वाले स्टूडेंट हैं, जून दिसंबर वाले, तो फिर टैक्स दे देने में फायदा है, सस्टेनेबिलिटी को आगे कर लें। और अगर आप वो स्टूडेंट हैं जिसने भी सिर्फ पेपर देने हैं, यानी इसका मतलब आपका जून के बाद सितंबर भी आना है, तो फिर जून में सस्टेनेबिलिटी दे दें, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट के इसके मजे ले लें, और फिर 3 महीने बाद टैक्स अकेला उठा के या उस वक्त की जो सिचुएशन है वैसे कर लें। जो फर्म लोग जाते हैं क्योंकि 6 माह बाद पेपर होंगे, 3 माह बाद। जी, फर्म वालों के 6 महीने बाद टिपिकली पेपर हुआ करते थे। अब ICAP ने कहा है कि फर्म का पार्टनर बताएगा कि वो साल की कौन सी 2 अटेम्प्ट्स ले। एक गाइडलाइन ICAP की आई थी जो बाद में गायब हो गई, जिसमें लिखा था कि कम से कम 6 महीने का गैप होना चाहिए, बाद में वो गाइडलाइन गायब हो गई। इसका मतलब है कि हो सकता है ICAP यूं भी सोच रहा हो कि फर्म वाले अगर कहें कि हमारा जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक तो बड़ा पीक सीजन रहता है, तो वो अपने बच्चों को अलाउ करते हैं कि आपने मार्च और जून देना है या आपने दिसंबर और मार्च देना है। ये अगेन ये गुमान है, लेकिन ये गलत सवाल गलत जगह पे पूछ रहे हैं। हमने CFAP काउंसलिंग के अंदर ये सारी बातों पे डिस्कशन की है, वो उसका टॉपिक था, इसलिए मैंने कहा था ये लफ्ज मुझे सबसे प्यारा लग रहा है, इसकी रेलेवेंट क्यूरी। कल सस्टेनेबिलिटी की ओरिएंटेशन है, तो सस्टेनेबिलिटी के सवाल आप कल पूछ लीजिएगा। बेचारे बाकी बच्चों का क्या कसूर। मैं आपकी जगह होता मैं पूछता सर रमजान का टाइम टेबल क्या होगा। देखिए ना, मैं आपकी जगह होता तो मैं पूछता सर सिलेबस खत्म कब तक होगा। तो कहाँ है आपके सवाल? रमजान का टाइम टेबल क्या होगा। हमने जब टाइम टेबल सबसे पहली दफा शेयर किया तो हमने कहा था कि रमजान में जो हमारी शाम वाली क्लासें हैं तकरीबन 3-3 घंटे पीछे चली जाएंगी। यानी फर्म्स का रमजान में कुछ फर्म्स 2 बजे बंद हो रही होती हैं, कुछ 1:30 बजे बंद हो रही होती हैं। उस वक्त जितने लोग उस वक्त तक एक्टिव होंगे, ये आज से 7वें हफ्ते की बात हो रही है, तकरीबन हम काफी टाइम गुजार चुके होंगे, 17-18 फरवरी के आसपास, और अभी आज हम 5 जनवरी में हैं। तो बल्कि शायद रमजान इस तरह से आए कि हमारा एक और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का साइकिल खत्म ही हुआ होगा और शायद रमजान आ जाए, तो शायद एक हफ्ता हमारा रमजान से और बच जाए। तो उस वक्त जब रमजान बिल्कुल सर पे होगा कि हमें पता होगा कि चांद रात है या एक आध दिन बाद फाइनल होने वाला है, उस वक्त के जितने फिजिकल आ रहे होंगे वो जो स्टैट्स बताएंगे कि मेरी फर्म ऐसे 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 हो रही है, हम उस बेस पे टाइम को रीस्केड्यूल कर देंगे। जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि तकरीबन 3-3 घंटे पीछे चला जाएगा। यानी हम कोशिश ये करेंगे कि टाइम इस तरह से हो कि वो 2 से 5 के दरमियान कहीं ना कहीं एडजस्ट हो रहा हो सकता है कुछ लोग बताएं नहीं नहीं मेरी फर्म तो 3 बजे तक है, या अक्सर लोग कहें नहीं जी फर्म 3 बजे तक है, तो फिर हम थोड़ा सा 5:30 वाले क्वेश्चन को अवेल करने की कोशिश करेंगे। बस इतना कि आप किसी तरीके से अपने हॉस्टल या अपने घर पहुंच जाए अफ्तारी पे। हो सकता है एक आध क्लास हम बड़ी रख लें जिसमें अफ्तारी यही हो जाए, तो हर दिन किसी बच्चे से पैसे इकट्ठे करके अफ्तारी कर लिया करें। मैं कैसे पहले कि आप लोग गलत उम्मीदें डेवलप करें कि हाँ ठीक है, फिर हम जो है ना, नहीं, अगर हमें किसी भी मजबूरी में कोई भी क्लास ऐसे करनी पड़ी कि आपकी अफ्तारी यहाँ हो रही हो, तो फिर वो अफ्तारी मेरे ज़िम्मे है, इसमें टेंशन ना लें। कोशिश करेंगे ऐसी मजबूरी ना ही है। या बच्चे देख लेंगे, बच्चे कम हुए तो ठीक है। मंडे की टाइमिंग तो ठीक है, लेकिन ट्यूसडे और वेडनेसडे मुश्किल है। असल में कोशिश ये किया कि 3 में से कम एक दिन तो सेव हो जाए, तो आपने 7 दिनों में 2 थोड़े से मुश्किल दिन हो। असल में ना जो मर्जी कर लें, एक
ऐसा परफेक्ट टाइम टेबल नहीं बना सकते जिसमें सारे राजी हो जाए या जो सबके लिए बड़ा आइडियल रहे। फिजिकल वालों के लिए तो ऑनलाइन उस तरह से नहीं, यानी कि आप तो जो कह रहे हैं कि हम फिजिकल आए हैं, इसका मतलब है कि वो फिजिकली जज्बाती हैं। तो ऐसे में आपको पता है कि कॉलेज ने एक बड़ा मजेदार सा सिस्टम रखा होता है, वो 5,000 के टॉप अप वाला। वो इसलिए रखा हुआ होता है कि फिजिकल तो आ रहा है, अब उसके लिए हमने खर्चा वगैरह कर लिया, अब वो कहते हैं मुझे ऑनलाइन भी चाहिए। अब ऑनलाइन जिनसे लें तो वो कहते हैं जी बच्चा इतनी वीडियोस देखता है, उसकी तो स्ट्रीमिंग के इतने चार्जेस पड़ जाते हैं। तो उसका एक छोटा सा टॉपअप होता है और हर महीने उसमें 1,000 कम होता चला जाता है यूजेस के हिसाब से। शुरू में 5,000 होता है, एक महीने बाद 4,000 होता है, फिर 3,000 होता है, फिर 2,000 हो जाता है। तो अगर आज से 2 महीने बाद आपको लगे कि नहीं ये तो मेरे लेक्चर में सो रहे हैं, तो शायद उस वक्त 3,000 या 2,000 में आपको वो टॉपअप मिल जाए, क्योंकि रिमेनिंग टाइम इतना कम होगा कि आप उतनी स्ट्रीमिंग यूज कर रहे होंगे। और पहले 2 हफ्ते बेशक मिस करते हैं, पहले 2 हफ्ते हम यूट्यूब पे भी डाल रहे होंगे। क्योंकि मेरा हमेशा मानना है कि लोग अचानक से क्लास में एडमिशन लें और उसके बाद पता लगे वो ये ऐसे हो रही है, नहीं मजा ही नहीं आया, तो हम साथ साथ ट्रायल वहां पे यूट्यूब पे कैफ का पूरा हफ्ता और यहाँ 2 हफ्ते इसलिए कि 3 डेज अ वीक क्लास है, 2 हफ्ते तक हम यूट्यूब पे भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। जी अब अगेन वही पहली दफा जब टाइम टेबल शेयर हुआ तो उसके साथ मैंने अगला जुमला भी लिखा था, वो भी बड़ा प्यारा था। मेरी टीम मेंबर ने कहा कि बड़ा मजा आया पढ़ के। हमने कहा कि आफ्टर रमजान क्लासेस दोबारा से रीस्केड्यूल हो जाएंगी म्यूचुअली एग्रीड टाइम पे। असल में प्रॉब्लम ये है कि आज तो ये सब नजर आ रहे हैं, उस वक्त हो सकता है कि मैं 2 बच्चों के साथ क्लास कर रहा हूं, लोग आहिस्ता आहिस्ता ठंडे हो जाते हैं। कैफ के अंदर भी सेशन जब शुरू होता है तो तूफान मचा हुआ होता है और आखिरी दिनों में तो टीचर सोच रहे होते हैं यार वो किधर गए सारे लोग। तो जब रमजान खत्म होगा तो उस वक्त भी इसी तरह से एक डेमोक्रेसी होगी और उसको रिस्टोर करते हुए, जैसे ये भाई ने कहा कि ये जो 6 बजे वाला टाइम है अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उस वक्त भी जमहूरी तरीके से उसको वो करेंगे। लेकिन सबसे आसान ऑप्शन ये है कि हम उसी टाइम पे वापस चले जाएं जो पहले दिन से तय है, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना आए। डे 1 पे ही डिसाइड हुआ वो, तो इस तरह से। लेकिन असल में वही बात है ना, डे 1 पे आपने तो डिसाइड होने की बात कर ली है, ये भाई को नोट कर लें सब। हो सकता है 1.5 महीने बाद ना ये भाई यहाँ पे नजर ना आ रहे हो, तो होता ये है कि वो कुछ लोग जज्बाती होकर कहते हैं नहीं नहीं पहले दिन हर चीज तय हो जाए, पर गायब हो जाते हैं। इसलिए कॉमन रूल ये है कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन अगर उस वक्त के हालात वाकया डिफरेंट हुए और बहुत थोड़े से लोग आ रहे हुए, तो जो आ रहे हैं जब बाकी सारे कैमरे के पीछे जा चुके हो, तो जो आ रहे हैं फिर कम से कम उनको देख लेंगे। अगर ऐसा हुआ, मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो मतलब रात के वक्त मैं तो यहीं पे पाया जाता हूं, तो मुझे तो ये टाइम बहुत सूट करता है। बल्कि मेरे ख्याल में ये भी बड़ा जल्दी खत्म हो रहा है 9:30। मुझसे पूछे तो क्लास होनी चाहिए कोई 8:30 से 11। जी सिलेबस एंड कब होगा, ये भी अच्छा सवाल पूछ लिया मैंने। मई के फर्स्ट वीक, तकरीबन मई के कह लें कि पहले 2-3 दिन तक हम इसको इंशाल्लाह खत्म कर देंगे। मेरी कोशिश ये होगी कि पेपर में आपको पूरा 1 महीना कम से कम मिले। इतना बड़ा सिलेबस और आपकी क्लास की टाइम कम नहीं है? इतना बड़ा सिलेबस और क्लास की टाइम कम नहीं है। एक काम करते हैं, वो वीडियोस जो आपको वीडियो फॉर्म में देनी है हटा देते हैं और मैं क्लास में उन सारी चीज़ों को डिस्कस करना शुरू कर दूंगा। कभी भी फैला सकते हैं आप। मुझे अगर कहेंगे ना 4 घंटे 6 दिन पढ़ाना है और 6 महीने में सिलेबस खत्म करना, हो सकता है मैं 6 महीने गुजार दूं और अभी सिर्फ 20 चैप्टर हुए और 7 रहते हो। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, टीचर जितना मर्जी खींचना चाहे। कैफ के अंदर भी इतने सारे सब्जेक्ट्स में इतने सारे टीचर इतने अलग अलग तरीके से चीजों को लेके चल रहे होते हैं। मैं थोड़ा सा ये चाहता हूं कि मैं अगेन ना एक साहब ने कराची के टीचर थे, ACCA के एक टीचर, वो बाहर गए, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी, तो वहां पे बहुत सारे लोग ACCA के टीचर पूरी दुनिया से इकट्ठे हुए थे। तो उधर एक मुल्क में ACCA के जो टीचर्स थे उन्होंने साइड पर अपना वो लगाया हुआ था, स्टैंडी लगाया हुआ था कि हम बड़ी कंप्रीहेंसिव क्लासेस कराते हैं फलाना सब्जेक्ट की 22 आवर्स की, कंप्रीहेंसिव एक्सटेंसिव क्लासेस 22 आवर्स की। तो कहते हैं, मैंने उसे मजाक में कहा कि इतनी देर में तो हमारे पाकिस्तान का टीचर अभी स्टार्ट हुआ होता है। तो कहते हैं उसने आगे से जो मुझे बात की वो बड़ी कमाल थी कि जो क्लास के बाहर मेहनत नहीं करता वो क्लास के अंदर मेहनत करता है। तो कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं जो क्लास के बाहर मेहनत करके आते हैं। यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का जब लॉ आएगा, हम 1.5 घंटे में वो लॉ करेंगे। मैं चाहूं तो पूरा महीना लगा दूं वो लॉ खत्म ना हो। लेकिन हुआ क्या होगा, मैंने पहले बेड़ लॉ पकड़ के उसके नोट्स बनाए होंगे,
नोट्स की स्लाइड्स बनाई होंगी, 100 स्लाइड्स हैं। स्लाइड्स प्रेजेंट करते हुए हर स्लाइड में जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन लाल से किया हुआ है, उसको एक सीक्वेंस में तरतीब दी है। मैं आगे पहले एक फ्लो बताऊंगा और फिर उन स्लाइड्स को आपस में लिंक करूंगा। तो वो जो 1 घंटा 1.5 घंटा आपको नजर आ रहा है, उसके पीछे 150 घंटे की मैंने मेहनत की हुई होगी। लेकिन वो 1.5 घंटा मैं आपका क्यों लगाऊं कि क्लास में बैठ के मैं भी सीख रहा हूं कि अच्छा पता नहीं क्या लिखा हुआ है। तो मैं वो रिसर्च पहले से करके आऊंगा। तो इसलिए मैं वही बता रहा हूं ना कि मैं 10 दिन में 3-3 घंटे की क्लास में भी पूरा खत्म करा देता हूं। कैफ में भी आपने पढ़ा है, कैफ में मुझे कमती लोग कहते हैं 4 महीने पढ़ाना, मैं 4 महीने पढ़ा दूंगा। मुझे कहीं 3 महीने पढ़ाना है, मुझे कहीं फास्ट ट्रैक में पढ़ाना है, मुझे कहीं 10 दिन में कराना है। आईके वाले कहते थे 5 दिन में कराएं, हर जगह पूरा होता था। उनका MFA का मैनेजरियल यूट्यूब से करके पास किया, ठीक है। किसी ने कहा सीला हो, तो वो अगेन ये टीचर पे डिपेंड करता है। तो मतलब मैं इस चीज को पॉजिटिव मानता हूं कि हम कम आवर्स स्पेंड करें। अगेन सिलेबस के जब आप आवर्स देखेंगे वो ज्यादा होंगे, बहुत सारी वो 200 वीडियोज हैं जिनका मैं जिक्र नहीं कर रहा। फिर मैंने 1-1 घंटे की इन 26-27 चैप्टर्स की जिस वीडियो का जिक्र किया वो भी तो 27 घंटे हैं। तो टेक्निकली 40-50 घंटे वो हैं जो मैं क्लास में आपका टाइम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं टाइम लगा के बैठा हुआ। अब दोबारा से मक्खी पे मक्खी क्यों मारे कि मैं वो सेक्शन फिर से सामने लेके आऊं और फिर से उस पे लहक लहक के डिस्कशन हो। हाँ, आपने वो सेक्शन की वीडियो देखी, प्रॉब्लम आया, आपने मेल की या कहा सर अगली क्लास में बता दें, मैं क्लास में बता दूंगा। तो ये तकरीबन 5 घंटे अ वीक, तकरीबन 15 वीक्स, तो 75 घंटे। फिर वो जो प्री रिकॉर्डेड वगैरह उठा के देखें 1.25 घंटे। लेकिन आई एम मच श्योर कि रमजान की एडजस्टमेंट और बाकी कुछ जगह पे ब्रेक्स वगैरह और वो सारी चीजें इनकॉर्पोरेट करें, और अगर हम उसको साइड पे कर दें वो जो एक्स्ट्रा कंटेंट है, तो शायद हम 50 से 60 आवर्स में अपने सिलेबस को कवर कर सकेंगे। तो मेरा टारगेट ये है। लेकिन कभी भी आपका दिल करे ज्यादा डिटेल में पढ़ने का, तो मुझे तो बहुत शौक है, लेकिन इस वक्त मेरे से ज्यादा आपका टाइम कीमती है। अब आप बड़े हो गए, अब आपको भी पता है कि टाइम कीमती होना कितनी बड़ी चीज है। क्लास के बाद कितनी देर पढ़ना चाहिए? बस उस दिन का काम घर जाके बस एक दफा अपनी आंखों से गुजार लें सोने से पहले। असल पढ़ाई होगी जब वीकेंड पे आप उसको बेयर लॉ से लिंक कर रहे होंगे। क्योंकि अभी ये कैफ में वो नहीं है ना, रट्टा नहीं मारना, याद नहीं करना। अब याद करना है ही नहीं, तो फिर करना क्या है? कॉन्सेप्ट बनाना है और उस कॉन्सेप्ट को ट्रेस करना है कि किताब में कहाँ है, बेयर लॉ में कहाँ पे। तो इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, टाइम कब लगेगा? जब हमारा सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ेगा और फिर मैं आपसे कहूंगा आप राइटिंग की पूरे प्रैक्टिस शुरू करें, उस पर टाइम लगेगा। जी, कॉर्पोरेट लॉ, एनी रेलेवेंट क्यूरी। तो इतनी सारी चीजें हैं, मतलब कैसे माइंड में कैसे रखें? इतनी सारी चीजें माइंड में कैसे रखें? वो उसका फार्मूला क्या है मीथेन का? CH4। ऑक्सीजन का कोड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कभी यूज भी नहीं हुए, याद है ना? ओ भाई, आपका दिमाग वो है जो पता नहीं क्या क्या याद करके बैठा हुआ है, जो सांस लेने वाले सिस्टम के अंदर कौन कौन सी चीजें जुड़ के क्या करती हैं वो तक याद कर लिया था आपने। तो ये हमारा माइंड बड़ा जालिम चीज होता है, मल्टीपल तरह की इंफॉर्मेशन आप जोड़ सकते हैं। हाँ, जो चीज लॉजिक ना दे रही हो वो याद भी नहीं होती। तो कोशिश करेंगे कि हमें लॉजिक समझ आए। और पता है कि आप तो लॉजिक बड़ी आसान है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि जी होल्डिंग सब्सिडी अगर एक कंपनी दूसरे के मैक्सिमम डायरेक्टर्स का कंट्रोल हासिल कर ले, आप कहेंगे सर ने बड़ी अजीब सी बात की है, प्रैक्टिकली नहीं समझ आ रही। चैट जीपीटी पे गए, उसे कहा मुझे 5 प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दो जहां एक कंपनी के डायरेक्टर्स का कंट्रोल हासिल करके दूसरी होल्डिंग बन गई हो। तो कहेगा जी इत्तेसलात के साथ ऐसा हुआ था, फलाना के साथ ऐसा हुआ था, फलाना के साथ। तो आप तो बहुत प्यारे एरा में आए हैं। आपके पास तो एक छोटा सा रिसर्च टूल है जो फ्री है। तो कोशिश ये करनी है कि इंटरेस्ट रहे। एक सेक्शन बहुत ही बोर्ड लगा ना, उसको उठा के पेस्ट कर दिया जीपीटी पे, उसको कहा मुझे एक फनी सी स्टोरी दो जिसमें सेक्शन समझ आए। इतना प्यारा टूल है। इस टूल के होते हुए पता नहीं आप पढ़ने क्यों आ रहे। इस टूल ने हमें खा जाना है भाई कुछ अरसे में। तो इतना जबरदस्त चीज है। कस्टमाइज, आप अपनी जबान में पूछे, आप अपनी जबान में पूछे, आप अपनी जबान में पूछे, आप अपने तरीके से पूछे, आपको जवाब देगा। तो मैं तो अपना एक टूल बनाता हूँ, फिर उसे चेंज करता हूँ, फिर टूल बनाता हूँ। अभी दोबारा से मुझे मौका मिलेगा मार्च में इंशाल्लाह, तो आतिफ आब्दी प्रो का दोबारा से वर्जन लॉन्च करेंगे, atifabdi.pro। आप वेबसाइट पे जाएंगे, आप सवाल पूछेंगे, और आतिफ आब्दी का प्रो वर्जन जो है
वो उन सवालों के जवाब देगा। आप एक सवाल करके वहां पे फेंकेंगे कि ये मेरा सवाल है, आतिफाब्दी प्रो जो है वो आपको 7 सेकंड में उसको चेक करके बता देगा कि आपने कहाँ गलती की। हम तो अपने वर्चुअल सब्स्टिट्यूट लाने के चक्कर में चलें, बहुत ज्यादा आगे चली गई बात, वापस इधर आते हैं। कोई सवाल? क्या सारी बात समझ आ रही है? क्या हम क्वेश्चंस इधर भी किया करेंगे? आप पे डिपेंड करता है। शुरू के 3-4 हफ्ते नहीं, यानी कि मैंने आपसे कहा ना कि पहले 4-5 हफ्ते का एक ब्रैकेट गुजरेगा जिसमें हम एक दफा पढ़ने की आदत डालेंगे। प्रॉब्लम ये है कि अभी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं और साथ ही सवाल कर रहे हो ना, तो लोग बहुत आवाजार हो जाते हैं। जब वो टाइम गुजर जाएगा तो उसके बाद जो यूजर्स हैं उनके हिसाब से, जैसे मैंने आपको कहा कि आप कहेंगे तो मैं वीकली आपको टेस्ट भी दे दिया करूंगा, और कहेंगे तो मैं अगले दिन क्लास में उसको डिस्कस भी कर लूंगा। आप कहेंगे सर हमारा क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं रात में बैठ के वीडियो बना के भी आपसे शेयर कर दिया करूंगा। मुझे सिर्फ आंखों में चमक वाले स्टूडेंट मिल जाए, मैं पागल हो जाता हूँ। ठीक है, तो आप मेहनत करने वाले बने, मैं बड़े अरसे बाद तो मुझे इंसान नजर आए फाइनल में, तो आप लोग आप साथ देने वाले बने, इंशाल्लाह ताला हर तरह से प्रैक्टिस होगी। और मजे की बात है कि जो वर्चुअल ऑनलाइन टीचर होता है ना, वो तो उस तरह के दावे करके गायब हो जाता है। मैं सामने हूँ, मैं हर अगले दिन पकड़ा जाऊंगा, तो मैं तो गोली भी नहीं दे सकता। जी, ऑल क्लियर, चार्ज फुल। बस एक दफा रीअसेस जरूर कर लेना है, सब्जेक्ट लेने का फैसला सही है या गलत, और अगर सही है तो फिर मेहनत करनी होगी टिका के। और शायद ये राइट टाइम है। आप अभी स्टार्ट में, आप में जोश है, ये इस वक्त उस जोश में पेपर निकल गया तो निकल गया। ये जिसका फंसता है बहुत बुरा फंसता है। दुनिया, बहुत सारी दुनिया ऐसी है। अभी जिन 550 बच्चों का मैं जिक्र करूं, इनमें से आधे बच्चे या सिर्फ कॉर्पोरेट लॉ दे रहे थे या कॉर्पोरेट लॉ के साथ MSA 1-2 में से कोई एक दे रहे थे। तो ये इतना बुरी तादाद में फंसा हुआ है। इसी वजह से सीनियर कहते हैं नहीं, बड़ा मुश्किल पेपर है, एंड तक यही फंस जाता है। भाई आपने किया ही एंड पे, तो आप में से किसी ने गलत उठा लिया है तो बेशक इस सब्जेक्ट को चेंज कर ले, लेकिन अगर सही उठाया है तो फिर इसके साथ सही करना भी है। डन, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। तो कल फिर हम जो है वो चैप्टर 1 से आगाज करेंगे, और जब तक किताब नहीं आती तब तक मैं आपको किसी ना किसी फॉर्म में नोट्स, हैंडआउट्स वगैरह देता रहूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह।